हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल मास्टर, जो कि सरगना का अगला भाग है। मास्टर। मोना चौधरी महाजन के घर बैठी राधा के हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे खा रही थी। तभी उसके मोबाइल की बेल बजने लगी। उसी वक्त प्लेट में आलू का पराठा लिए राधा ने भीतर प्रवेश किया था। लोग तो खाने भी नहीं देते, जब देखो फ़ोन करते रहते हैं। राधा बड़बड़ाकर आलू का पराठा प्लेट प्लेट में रखकर चली गई। मोना चौधरी ने पास ही रखा फ़ोन उठाया और बात की। हेलो बेटी। मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर पहाड़िया की आवाज़ कानों में पड़ी। आप? मोना चौधरी के होठों से निकला। वो सतर्क सी नज़र आने लगी। फुर्सत में हो? काम क्या है? एक मर्डर करना है। मर्डर? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। देश के हित में ये हत्या करनी है। इसकी पर्याप्त कीमत मिलेगी। करोगी ये काम? अगर ये हत्या देश के भले के लिए है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। शिकार कहाँ है? रेड रोज़ होटल, कमरा नंबर 405। उस कमरे में एक औरत मिलेगी। वो औरत? युवती, जवान है। उसे बिना किसी शोर शराबे के ख़त्म कर देना है। समझिए, काम हो गया। इस काम की कीमत तुम जहाँ कहोगे वहीं पहुँचा दी जाएगी। बता देना। इसके साथ ही दूसरी तरफ से मिस्टर पहाड़िया ने फ़ोन बंद कर दिया। मोना चौधरी ने भी मोबाइल बंद करके टेबल पर रखा। चेहरे पर सोच के भाव थे। तभी राधा प्लेट में नया पराठा रखाई। लो, तुमने ये ख़त्म नहीं किया और मैं पराठे पर पराठा लाई जा रही हूँ। और मत बनाना, ये भी बचेगा। मोना चौधरी ने हाथ हिलाकर कहा। कमाल है, तुम तो चिड़िया की तरह खाती हो। मुझे देखो, एक बार में 5 से कम नहीं खाती। ज़्यादा मत बुलाना मुझे। जो रखें चुपचाप खा लो, कहकर वो पुनः निकल गई। तभी महाजन ने भीतर प्रवेश किया। वो नहाकर आया तो गीले बालों को संवार रहा था। किसका फ़ोन था? उसने पूछा। मिस्टर पहाड़िया का। ओह। महाजन की प्रश्न भरी निगाह मोना चौधरी के चेहरे पर जा टिकी। मर्डर करना है रेड रोज़ होटल, रूम नंबर 405। किसका? कोई युवती है वहाँ। कौन? यह मैंने नहीं पूछा। मिस्टर पहाड़िया का कहना है कि वो देश की दुश्मन है। अभी जाना होगा, मोना चौधरी ने कहा। चलते? महाजन की निगाह टेबल पर मौजूद आलू के पराठों पर गई। बिना खाए गया तो राधा झगड़ा करेगी। जहांगीर के पास जाना है, वो इंतज़ार कर रहा होगा। उसे फ़ोन कर दो कि आने में देर हो जाएगी। दोपहर बाद ही उसके पास पहुंच पाएंगे। देवराज चौहान के चिल्लाने पर जगमोहन की आंखें खुली तो उसकी निगाह भी मास्टर पर पड़ी, जो घोड़े पर बैठा दूर होता जा रहा था। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था। आंखों में कठोरता नजर आ रही थी। कौन था ये? जगमोहन ने पूछा। साथ ही उसकी निगाह पास ही नींद में डूबे अयूब खान और जमीर सिंह पर गई। वे इस हद तक थके नींद में थे कि खर्राटे ले रहे थे। मास्टर। देवराज चौहान की कठोर निगाह जगमोहन पर गई। मास्टर? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। ये कौन है? मालूम नहीं, लेकिन हमारे बारे में सब जानता है कि हम रानों में क्या करके मजीरा पहुँचे हैं और मजीरा में क्या करने आए हैं। उसका कहना है कि मजीरा में हर कोई जानता है उसे। लेकिन लेकिन यहाँ क्या करने आया था? हमारा उससे क्या मतलब? देवराज चौहान ने मास्टर का दिया हीरा जगमोहन की तरफ उछाल दिया। जगमोहन ने हड़बड़ाकर हीरे को लपका देखा। अगले ही पल जगमोहन की आंखें फैल गईं। ये हीरा तो ताराचंद की दौलत में से है, जिसे अयूब खान मुंबई से हमारे हाथों से उड़ा लाया था। ये उस मास्टर के पास कहाँ से आया? जगमोहन के चेहरे पर उभरे भाव देखने के लायक थे। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ ठहरी। इस इसका मतलब वो दौलत अब वहाँ पर नहीं है जहाँ उसे अयूब खान छिपाकर रानों पहुँचा था। वो वो दौलत अब मास्टर के नाम के आदमी के पास है। उसके पास भी नहीं है, बोला देवराज चौहान। तुम कैसे कह? मास्टर ने बताया था और वो सच कह रहा था, परंतु वो जानता है कि हम उस दौलत के लिए भटक रहे हैं। पहले रानों गए और अब मजीरा पहुँचे। वो ये भी जानता है कि वो सारी दौलत ताराचंद की है। और एक बात और। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। क्या? ताराचंद मजीरा आ पहुँचा है। जगमोहन चौंक उठा। ताराचंद मजीरा में? हाँ, मास्टर ने ही बताया ताराचंद के बारे में। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला। ये सब बातें मेरे लिए हैरत भरी हैं। आखिर ताराचंद मजीरा क्यों आ गया? कोई तो वजह होगी। उसकी दौलत की वापसी की जिम्मेवारी तुम पर है। देनदारी तुम्हारी है, फिर वो इस मामले में क्यों आ गया? बेहतर वजह तो ताराचंद ही बता पाएगा। शायद उसे तुम पर विश्वास नहीं होगा कि उसकी दौलत तलाश करके तुम उसे अपना वापस दोगे। उसने यही सोचा होगा कि उसकी दौलत तलाश करके अपनी जेब में डाल लोगे। ताराचंद ऐसा नहीं सोच सकता मेरे बारे में। देवराज चौहान ने उधर देखा जिधर मास्टर गया था। ताराचंद को मुझ पर पूरा भरोसा है।
उसके मजीरा पहुंचने की वजह यकीनन कुछ और ही है। मास्टर ने और कुछ कहा? और क्या कहा? कुछ भी नहीं। देवराज चौहान के होठों में कसाव आ गया। वो मेरे पास सिर्फ इसलिए आया कि मजीरा में अपनी मौजूदगी का एहसास करा सके। उसकी बात से स्पष्ट लगा कि ताराचंद से उसकी मुलाकात हो चुकी है। जगमोहन समझने वाले भाव में देवराज चौहान को देखता जा रहा था। मास्टर ने यह भी कहा कि कोमेद और मीरचंद हमारे पीछे पीछे रानों से इधर ही आ रहे हैं। हमारे पीछे आ रहे हैं? जगमोहन क्या उठा। हाँ, ये तो नई मुसीबत हो गई यहाँ के लिए। जिन्हें हम रानों में छोड़कर आए वो इधर मजीरा में आ रहे हैं। जगमोहन ने बेचैनी से कहा, यह तो परेशानी वाली बात है हमारे वास्ते। मुझे मास्टर के अलावा और किसी की चिंता नहीं, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? मास्टर खतरनाक है। मिनट भर की मुलाकात में मैं इस बात का एहसास पा चुका हूँ। मजीरा में हमें किसी से खतरा है तो सिर्फ मास्टर से ही है। देवराज चौहान की आवाज़ में गंभीरता के भाव थे। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। जगमोहन ने हाथ में थमे छोटे से हीरे को देखा, फिर सोच भरे स्वर में क्या उठा। मास्टर तुमसे आधे अधूरी बातें करके ही गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह हीरा तुम्हें देकर वो क्या साबित करना चाहता है। हीरे जैसा कीमती नग कोई किसी को यूं ही नहीं देता, वो भी मजीरा जैसी जगह में। मुझे तो लगता है जैसे मास्टर किसी सोच के तहत ही हमारे पास आया था। देवराज चौहान चुप रहा। हैरानी है कि हमारे मजीरा पहुंचते ही उसे खबर मिल गई। उसकी नज़र हर तरफ रहती है। देवराज चौहान ने कश लिया। अब तो यहाँ हमारा कोई काम नहीं, एकाएक जगमोहन बोला। मजीरा में? हाँ, यहाँ तो बहुत काम है हमारे लिए, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। असल काम तो अब शुरू। वो दौलत वहाँ से कोई ले जा चुका है जहाँ अयूब खान ने छिपाई थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है तो वो दौलत मजीरा में ही। मजीरा के ही किसी आदमी ने दौलत वहाँ से उठाई है। उस दौलत का पाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो अमानत है ताराचंद की। उसे हासिल करके ताराचंद को सौंपना है। जब तक ताराचंद की दौलत वापस नहीं कर देता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। जगमोहन व्याकुल सा नजर आने लगा। कुछ पल उनके बीच चुप्पी रही। बड़ी मुसीबत शुरू हो जाएगी। वो कैसे? जिसने वो सारी दौलत हासिल कर लिया वो आसानी से उसे वापस तो देने से रहा। ठीक कहते हो, दौलत कोई भी वापस नहीं देता, उससे हासिल करनी पड़ेगी। इधर मास्टर का भी किसी न किसी रूप में इस मामले में दखल है ही। वो खामा खा तो हमारे पास आया नहीं होगा। जाहिर है उसकी निगाह भी दौलत पर ही होगी। जगमोहन बोला। कुछ भी हो सकता है, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट एक तरफ उछाल दी। जगमोहन ने अयूब खान और जमीर सिंह पर निगाह मारी। इनका क्या किया जाए? ये अब हमारे काम के नहीं रहे। इन्होंने जहाँ दौलत छिपाई थी वहाँ से दौलत कोई ले उड़ा है। बेहतर होगा कि इन्हें यहीं छोड़कर हम दौलत की तलाश में मजीरा को चेक करें। किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करें जो हमें मजीरा के बारे में जानकारी दे सके। जब तक हम मजीरा के बारे में पूरी तरह नहीं जानेंगे तब तक यहाँ का कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। कहने के साथ ही देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। जगमोहन भी उठा। मास्टर अकेला था क्या? जगमोहन क्या उठा। हाँ, उसकी गर्दन पकड़ लेते। इस मामले से जुड़ी और भी कई बातें वो बता देता। वो ऐसा नहीं था कि उसकी गर्दन पकड़ी जा सके, देवराज चौहान ने कहा और आगे बढ़ गया। जगमोहन उसके साथ चल पड़ा। हीरा उसने जेब में डाल लिया। उन्हें तलाश थी अब ऐसे इंसान की जो उन्हें मजीरा के बारे में इस तरह से जानकारी दे कि मजीरा की हर जगह उन्हें पहचानी सी लगने लगे। जानकारी देने के लिए मजीरा में एक ही सबसे बढ़िया इंसान था, वो था तरसेम। देवराज चौहान और जगमोहन के दूर जाते ही जमीर सिंह फुर्ती से उठ बैठा। जमीर सिंह की आंख तो तभी खुल गई थी जब देवराज चौहान ने घोड़े पर जाते मास्टर को चिल्लाकर कुछ कहा था, परंतु वो वैसे ही लेटा रहा कि उन्हें लगे वो नींद में है। आंखें बंद किए वो सारी बातें सुनता रहा और हालातों से वाकिफ होता रहा। बातें सुनते हुए वो परेशान भी बहुत हो रहा था कि दौलत से भरी वैन जो उन्होंने उस महल के खंडरों में छुपाई थी उसे वहां से कोई ले उड़ा है। जमीर सिंह ने जल्दी से अयूब खान को हिलाकर नींद से जगाया। सोने दे, नींद। आंखें खोल। जमीर सिंह क्या उठा। हम आज़ाद हो गए हैं। आज़ाद? अयूब खान ने आंखें खोली। आंखों में नींद भरी सुर्खी फैली हुई थी। देवराज चौहान और जगमोहन हमें नींद में छोड़कर चले गए। अयूब खान फौरन उठ बैठा, फिर आसपास देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमारे साथ उस दौलत का तो काम हो गया। काम हो गया? उसे ले गया वहाँ से कोई। जमीर सिंह ने गहरी सांस ली। ले गया? अयूब खान को अपनी सांस रुकती सी लगी। कौन ले गया? कौन ले गया? तेरे को कैसे पता? जमीर सिंह ने सारी बात बताई तो देवराज चौहान और जगमोहन से सुनी थी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? जमीर सिंह ने मुंह बनाया। वो हमें जिंदा छोड़ गए या दौलत वहाँ से कोई ले गया? मजाक न कर। मैं मजाक नहीं कर रहा। तेरे को खुश होना चाहिए कि वो हमें जिंदा छोड़ गए। देवराज चौहान और जगमोहन के हक में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया वो हमें जिंदा छोड़ते। मैं तो सोच रहा था कि उस दौलत तक पहुंचकर मौका पाते ही उन दोनों को ख़त्म करके सारी दौलत अपनी बना लेंगे, लेकिन वहाँ से
पहले ही कोई दौलत ले गया? मतलब कि तेरे को अपने जिंदा बच जाने की कोई खुशी नहीं? तू तू कहना क्या चाहता है? वही कि हमें जिंदा छोड़ गए देवराज चौहान, जगमोहन। अब खैर मना, हमने गलत काम में हाथ डाल दिया था। अब मौका मिला है तो हमें सीधा मुंबई चले जाना चाहिए। और पागल हो गया है तू? क्यों? इतनी मेहनत करने के बाद खाली हाथ मुंबई चले जाएं? असंभव, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या करेगा? उस डॉलर को तलाश करके उसका मालिक बनूंगा। जमीर सिंह के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। उस डॉलर का मालिक बनेगा तू? हाँ, बदमाश है तू। अयूब खान उसे देखने लगा। यह दादा है जो उस डॉलर का मालिक बन जाएगा? हम टेम्पो स्टैंड पर टेम्पो चलाने वाले लोग हैं। बंदूक गोलियां हमारे लिए नई चीज़ है। एक बार तो हमने पागलपन कर दिया कि देवराज चौहान के हाथों से दौलत ले भागे। और भला हो देवराज चौहान का कि वो हमें जिंदा छोड़ गया, वरना उसे पूरा हक था कि हमें गोलियां मार। तू तो घबरा रहा है जमीर सिंह। सोच, वो दौलत कितनी बड़ी। गोमेद को भूल गया? मीरचंद को भूल गया? वो देवराज चौहान के पीछे पीछे रानों से मजीरा की तरफ आ रहे हैं। मजीरा पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। गोमेद ने हमें देख लिया तो गले में रस्सी डालकर तब तक सारे मजीरा में घुमाता फिरेगा जब तक कि हम मर नहीं जाएंगे। दोनों कितने खतरनाक है जानता ही है तू। इन सब लोगों के होते हुए क्या हम दौलत हासिल कर लेंगे? क्यों नहीं कर सकते? विश्वास रख कर लेंगे। जमीर सिंह खा जाने वाली निगाहों से अयूब खान को देखता रहा। एकाएक अयूब खान सिर हिलाकर कह उठा, मुझे मालूम है तू हर बात सही कर रहा है। आवाज़ में गंभीरता थी। तो निकल चल, मुंबई जाकर आराम से। 2 दिन और रुकने में कोई हर्ज है? 2 दिन में तू क्या कर लेगा? कुछ भी ना करूं। ये बता, 2 दिन रुकने में हर्ज है कोई? रुक जा, यार की खातिर ही सही। यार यार करते तो मेरी ये हालत हो गई है। 2 दिन के लिए मान जा। ठीक है, तीसरे दिन हम मुंबई के लिए चल देंगे। पक्का? अयूब खान गंभीर नजर आने लगा। शायद 2 दिन में हम दौलत हासिल कर लें। तू जिंदा तो क्या, मरा हुआ भी मुंबई नहीं पहुंच पाएगा। तेरे मरने की खबर ही लेकर जाऊंगा मैं। अगले 2 दिन मेरे हैं और तू हौसला तोड़ने वाली कोई बात नहीं करेगा। सुलेमान और सुरजीत देवराज चौहान और जगमोहन पर बीती रात से ही नजर रख रहे थे। उनकी हालत भी थकान से बुरी हो चुकी थी। रात भर वे इन लोगों का बिना रुके पीछा करते रहे। सुबह जब चारों को मजीरा पहुंचकर जंगल जैसी जगह में रुकते पाया तो दोनों ने चैन की सांस ली। दूर रहकर ही दोनों ने डेरा डाला। सुलेमान सो गया। सुरजीत इधर उधर नजर रखने लगा। फिर सुरजीत ने मास्टर को आगे और देवराज चौहान से बात करके जाते देखा। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन को भी वहां से जाते देखा। सुरजीत की आंखें सिकुड़ी। अयूब खान और जमीर सिंह को वो नींद में छोड़ गए थे। उसने फौरन सुलेमान को नींद से उठाया। क्या है? सुलेमान हड़बड़ाकर बोला। सुरजीत ने बताया। सब कुछ सुनकर सुलेमान सतर्क हुआ। जो भी बात हो, देवराज चौहान अयूब और जमीर को तब तक अपने से दूर नहीं करेगा जब तक वो उसे दौलत तक ना पहुंचा दे। वो तो दोनों को छोड़ गए। गड़बड़ है। दोनों की नज़रें मिली। बात करनी पड़ेगी अयूब और जमीर से, सुलेमान बोला। उनसे क्या बात करेगा? वो तो नींद में जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सुरजीत ने अपनी जगह से कुछ उचक कर देखा तो दोनों को बातें करते पाया। अजीब बात है। देवराज चौहान और जगमोहन गए और इनकी आंख भी खुल गई, बातें भी करने लगे। सुरजीत क्या उठा। इसका मतलब जब वे बातें कर रहे थे तो ये जाग रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। यही बात होगी। दोनों की नज़रें मिली। चल, बीच की बात का पता करते हैं। सुलेमान खड़ा हुआ। दोनों उनकी तरफ बढ़ गए, जो कि 30-40 कदम दूर पेड़ों से घिरी खाली जगह पर बैठे थे। इधर सुनसान जगह थी। हर तरफ जंगल था। मजीरा के लोगों का इधर आना ना के बराबर ही होता था। देख तो, सुलेमान क्या उठा। हमें देखकर उनकी कैसी आंखें फट रही हैं। गश आ रहा होगा कि हम यहाँ कैसे आ गए। सुरजीत शांत स्वर में बोला। रंग बदल गए दोनों के चेहरों के। सुरजीत और सुलेमान पास पहुंचे उनके। अयूब और जमीर उन्हें देखकर सच में हैरान थे। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? सुलेमान बोला। तुम लोग यहाँ? अयूब के होंठों से निकला। क्यों? हम लोग मजीरा में क्यों नहीं हो सकते? सुरजीत ने कहा। तुम दोनों ने हम चारों को रानों से निकालकर वहाँ छोड़ा और वापस रानों चले गए थे तुम दोनों। किसने कहा ये? तुम दोनों ने ही कहा था कि रानों वापस जा रहे। कह देने से क्या होता है, गई तो नहीं? सुरजीत पास बैठता हुआ क्या उठा। अयूब और जमीर की नज़रें मिली। नहीं गए, बोला जमीर। गए होते तो इस वक्त मजीरा में क्यों होते? दोनों सुलेमान और सुरजीत को देखे जा रहे थे। उनकी उलझन पर सुलेमान मुस्कुराया और बैठता हुआ क्या उठा। दौलत की क्या तुम दोनों को ही ज़रूरत है? देवराज चौहान और जगमोहन को भी ज़रूरत है। हम दोनों को नोटों की ज़रूरत नहीं क्या? सोचा हम भी हाथ पैर मार कर देख लें। समझा? समझा अयूब। जमीन ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। समझ गया। तुम दोनों वहाँ से वापस नहीं गए बल्कि देवराज चौहान के पीछे ही आते रहे। ठीक सोचा। सुलेमान ने सिर हिलाया। किस्मत वाले हो जो पता नहीं चला देवराज चौहान को तुम लोगों के पीछे आने का।
कैसे पता चलता? सुलेमान बोला। हमने पता चलने ही नहीं दिया। रही बात किस्मत की, तो क्या पता कौन किस्मत वाला रहा, देवराज चौहान रहा या हम। उसे हमारे पीछे आने का पता चलता तो हो सकता था हम ही देवराज चौहान को उड़ा देते। सुरजीत ने कहा और रिवॉल्वर निकालकर दोनों की तरफ कर दिया। अपनी किस्मत किस्मत के बारे में सोचो। क्या मतलब? मास्टर जब आया और गया, जगमोहन ने देवराज चौहान से बात की, तब तुम लोग नींद का बहाना अवश्य कर रहे थे, परंतु नींद में नहीं थे और सारी बातें सुनी समझी। वो सब कुछ हमें बता दो। मुझे लगता है कि मामला बहुत कुछ बदल गया है। देवराज चौहान और जगमोहन तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि रानों में उन्होंने तुम दोनों की तलाश में बहुत परेशानियां उठाई। वो तुम दोनों के साथ अपनी तो उस दौलत तक पहुंचना चाहते थे जो तुम कहीं छिपाए आए थे। ऐसे में वे तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकते थे। वो गए तो बताओ, क्यों गए? हालात क्यों बदले? जमीर और अयूब ने एक दूसरे को देखा। तभी सुलेमान क्या उठा। वो दौलत कितनी है? बहुत। जमीर बोला। अगर उसमें से आधी हम ले ले तो क्या तुम लोगों का कोई काम रुक जाएगा? दोनों की निगाह सुलेमान पर जा टिकी। आधी आधी, सुलेमान ने दांत दिखाए। दोस्त बनकर मिल बांट कर खा लेते हैं, 2 से 4 भले। राह में आने वाले खतरों से भी आसानी से मुकाबला कर लेंगे। तुम दोनों को भी सहारे की ज़रूरत होगी और हमें भी तुम दोनों का साथ मिल जाने से सहारा मिलेगा। समझदारी तो इसी में है कि हमारे गले लग जाओ। जमीर सिंह और अयूब खान को तो यूं ही सहारे की ज़रूरत थी। सुलेमान और सुरजीत का सहारा मिल जाने का मतलब था खतरे का मुकाबला कर पाने में सक्षम। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि बात क्या है। वो हीरा उसी दौलत में से था, सुलेमान के होठों से निकला। देवराज चौहान ने तो यही कहा, अयूब बोला। तो वो दौलत कौन ले गया वहाँ से? सुरजीत कह उठा। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। मास्टर ही ले गया, सुलेमान ने कहना चाहा। नहीं, सुरजीत ने टोका। मास्टर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वहाँ से दौलत खिसका ले और एक हीरा देवराज चौहान को देकर अपने लिए खतरा मोल ले ले। ऐसे में देवराज चौहान उसे छोड़ेगा क्या? तो दौलत कोई और ले गया है, मास्टर नहीं। ये बात है तो मास्टर ने एक हीरा देवराज चौहान के हवाले क्यों किया? ऐसा करके वो क्या चाहता होगा? मेरे ख्याल में मास्टर देवराज चौहान को उकसाने आया होगा। उकसाने? हाँ। क्यों? क्या पता मास्टर के मन में क्या है। वो खामा खा तो देवराज चौहान के पास आएगा नहीं। सुलेमान और सुरजीत के चेहरे पर सोचें उभरी दिखाई दे रही थी। मास्टर है कौन? जमीर ने पूछा। मजीरा का खतरनाक आदमी है, अचूक निशानेबाज, दिलेर, जान लेने और देने में परहेज नहीं करता। सुलेमान क्या उठा। मजीरा के ज़्यादातर लोग मास्टर से पंगा नहीं लेते। इसको भी दौलत की खुशबू आ गई होगी, अयूब ने कहा। तभी तो इस मामले में दिखाई दे रहा है। सुरजीत ने सिगरेट सुलगाई और क्या उठा। हमें मीरचंद और गुमित के बारे में भी सोचना चाहिए। मास्टर ने देवराज चौहान को बताया कि वे दोनों भी मजीरा पहुंच रहे हैं। उन्होंने हमें देख लिया तो समझ जाएंगे कि हम किस फेर में यहाँ आए हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? फिर भी उन दोनों से हमें सतर्क रहना है। दोनों रानों के खतरनाक लोगों में से हैं। हर तरफ ही हालात खतरनाक हैं। जो दौलत ले गया है वो भी खतरनाक होगा। अयूब खान खड़े होते हुए बोला। अब क्या करना है? दौलत की तलाश। सुरजीत ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को थपथपा कर कहा। परंतु उसे हासिल करना आसान नहीं होगा। सब उस दौलत को पा लेना चाहते हैं। ये सोचकर दौलत को भूला भी नहीं जा सकता। हमें गोमेद मीरचंद से भी खतरा है और देवराज चौहान जगमोहन से भी। सब कुछ भूलकर हमें दौलत के बारे में सोचना चाहिए। सुलेमान ने अयूब और ज़मीर पर नज़र मारी। अब हम 2 नहीं 4 हैं। दौलत हम चारों की है। हम क्या किसी से कम है सुरजीत? नहीं, हम भी कम नहीं। सुरजीत भी उठ खड़ा हुआ। जमीर सिंह ने व्याकुल से अयूब खान को देखा। 2 दिन बाद हम वापस मुंबई चलेंगे। मुंबई क्यों? सुलेमान ने उन्हें देखा। यह दौलत को छोड़कर जाना चाहता है। अयूब ने जमीर की तरफ इशारा किया। क्यों? इस मामले में इसे खतरा ज़्यादा लग रहा है, अयूब बोला। तो इसलिए इसने तुम्हें यहाँ रहने को 2 दिन दिए हैं? हाँ। कोई बात नहीं, 2 दिन में तो बहुत कुछ बदल जाता है। सुरजीत क्या उठा। गुरमीत तेरा क्या लगता है जमीर सिंह? मेरे भाई का साला है, तभी रानों में उसने तुम दोनों को पनाह दी। नंबर ही हरामी है गुरमीत। उसे पहले नहीं पता था कि तुम दोनों बहुत बड़ी दौलत पर हाथ मारकर भागे हुए, वरना उसने दौलत का पता पूछकर कब की तुम्हारी गर्दन काट देनी थी। प्यारे पाठकों, कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए आपको पूर्व प्रकाशित मास्टर का प्रथम भाग सरगना अवश्य पढ़ना होगा। इस कहानी को पढ़ने में आपको रुकावट ना आए, इसके लिए सरगना उपन्यास के खास खास घटनाक्रम को आपको बता रहा हूँ। मुंबई का खतरनाक सरगना ताराचंद हालातों में फंसकर पुलिस और अपने ही साथियों से बचना चाहता है, परंतु तब वो घायल था। ताराचंद अब खून खराबे की दुनिया से किनारा कर जाना चाहता था। घायलावस्था में उसकी पत्नी तारा उसकी देखभाल कर रही थी। ताराचंद तय करता है कि सारी दौलत के साथ तारा को लेकर महाबलेश्वर में गुप्त तौर पर ले रखे बंगले में पहुंचकर अपनी बाकी की ज़िंदगी चुपके से गुजार देगा। लेकिन घायल होने की वजह से वह स्वयं इस काम को अंजाम नहीं दे पाता।
और तारा से कहता है कि उसकी सारी दौलत इकट्ठी करने के साथ साथ वो डकैती मास्टर देवराज चौहान की तलाश करे। वो एक बार देवराज चौहान के काम आया था और उसे पूरा विश्वास है कि ऐसे मौके पर देवराज चौहान उसके काम अवश्य आएगा। मैडम तारा ताराचंद की दौलत इकट्ठी करने के साथ साथ देवराज चौहान की तलाश कर देती है। ताराचंद के खास आदमी बुंदेला के साथ मैडम तारा की सालों से आशिकी चल रही है। ताराचंद को इसका पता ना था कि उसकी इस हालत की जिम्मेवार तारा ही है, जो उसकी खबरें बुंदेला को बताती है और बुंदेला ताराचंद को कमज़ोर बनाने के लिए खबरें आगे निकाल देता है। मैडम तारा और बुंदेला का इरादा ताराचंद की दौलत लेकर खिसक जाने का है। वो भी इस तरह कि ताराचंद को पता ना लग सके कि ये काम उन्होंने किया है, ताकि बाद में वो उनकी तलाश न करे। ताराचंद अपनी उधेड़ बुन में लगा है और इधर तारा बुंदेला अपनी चालें चल रहे थे। मैडम तारा ताराचंद की दौलत ही इकट्ठी नहीं करती, बल्कि बुंदेला की खामोश सहायता से देवराज चौहान को भी तलाश कर लेती है और देवराज चौहान को भी वो ताराचंद के पास ले आती है। ताराचंद का एहसान है देवराज चौहान पर, इसलिए देवराज चौहान ताराचंद की दौलत को खामोशी से उसके महाबलेश्वर वाले बंगले में पहुंचाने की हामी भर देता है और ताराचंद के कहने पर मैडम तारा एक जगह रखी सारी दौलत को देवराज चौहान के हवाले कर देती है। देवराज चौहान कहता है कि कल ये सारी दौलत महाबलेश्वर वाले बंगले पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही जगमोहन के साथ रात भर वो सारी दौलत की पैकिंग करता है। देवराज चौहान और जगमोहन इस दौरान अयूब खान को भी बुला लेते हैं, जो कि उनकी पहचान का है और टेम्पो स्टैंड पर ड्राइवर है। कुछ वक्त पहले देवराज चौहान ने अयूब खान को 2 टेम्पो डालकर दिए थे। देवराज चौहान का इरादा बंद मैटाडोर वैन पर सारी दौलत को महाबलेश्वर ले जाने का था। अयूब खान इस काम में उनका हाथ बटाता है, परंतु इतनी बड़ी दौलत देखकर उसका मन बेईमान हो जाता है। सारी दौलत टेम्पो में रखने के बाद वो आधी रात को कुछ खाने के बहाने बाहर जाता है और टेम्पो स्टैंड पर ही मौजूद अयूब खान अपने दोस्त ड्राइवर जमीर सिंह को दौलत के बारे में सब कुछ बताता है और वे प्रोग्राम बना लेते हैं कि दौलत को ले उड़ने का। और सुबह को वे जगमोहन को बेहोश करके खजाने जैसी बेपनाह दौलत से भरा टेम्पो लेकर भाग जाते हैं। देवराज चौहान के पास वो दौलत ताराचंद की अमानत के तौर पर मौजूद थी। वो खाली हाथ महाबलेश्वर पहुंचकर ताराचंद से मिलकर उसे सारी बात बताता है कि कैसे दौलत उसके हाथ से निकल गई, जबकि मैडम तारा देवराज चौहान को कहती हैं कि वो बेईमान हो गया है, दौलत उसके पास ही है। बहरहाल देवराज चौहान ताराचंद से 1 महीने का वक्त लेता है कि उसकी दौलत को तलाश करके वापस ले लेगा। ना हो सका, ना ले सका तो अपने पल्ले से निकालकर दौलत उसे देगा। देवराज चौहान के जाने के बाद मैडम तारा स्पष्ट तौर पर ताराचंद से कहती है कि वो अब उससे अलग होना चाहती है, क्योंकि पुलिस भी उसके पीछे है, उसके साथी भी उसके पीछे हैं और सारी दौलत वो गंवा चुका है। ये बात इस समय पर वो कहती है जबकि वो घायल है। ताराचंद के मस्तिष्क में मैडम तारा के प्रति जाने क्यों शक की सुई चुभती है। बहरहाल वो उसे जाने की इजाज़त दे देता है। तारा वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो बुंदेला को फ़ोन करती है तो पता चलता है कि बुंदेला अयूब और जमीर के दौलत भरे टेम्पो के पीछे है। बुंदेला का रात को खुद का प्रोग्राम होता है दौलत से भरी मैटाडोर वैन ले उड़ने का, परंतु उन दोनों को वैन ले उड़ते देखकर वो उनके पीछे लग जाता है। बुंदेला उसे बताता है कि वो किधर है, इस वक्त तो वो भी पहुंच रही है उसके पास, कहकर बात खत्म करती है। इधर देवराज चौहान और जगमन जैसे तैसे अयूब खान के बारे में मालूम करते हैं तो पता चलता है कि वो जमीर सिंह के साथ रानो गया है। रानो जो कि अपराधियों की शरणगाह थी, जहाँ कानून वाले भी नहीं थे। देवराज चौहान और जगमोहन हादसों से टक्कर लेने रानो जा पहुँचते हैं और वहाँ पर जमीर अयूब ने वहाँ के सरगना कोमेत के साथ मिलकर उनके लिए पहले से ही मौत का चक्रव्यूह तैयार किया होता है और वे दोनों रानो पर कदम रखते ही उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। रानो का माहौल खतरनाक हो जाता है। ऐसे में रानो पर बहुत कुछ होता है। अगर रानो के हालात इस वक्त पाठकों को बताए गए तो फिर इतना वक्त नहीं मिलेगा कि मौजूदा उपन्यास मास्टर की तरफ ध्यान दे सके। इसलिए रानो पर होने वाली बातों को हम कम करते हुए उस वक्त पर आते हैं जब देवराज चौहान और जगमोहन अयूब और जमीर की तलाश कर लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने दौलत से भरी मैटाडोर वैन मजीरा के खंडरों में छिपा दी थी। रानो आते वक्त मजीरा नाम की जगह रास्ते में पड़ती है। बहरहाल देवराज चौहान जगमोहन अयूब खान और जमीर के साथ सुलेमान और सुरजीत की सहायता से रानो से बाहर निकलते हैं और मजीरा की तरफ बढ़ जाते हैं। चूँकि अब यह बात रानो में खुल चुकी है कि यह बड़ी दौलत का मामला है, ऐसे में सुरजीत और सुलेमान चुपके से उनके पीछे लग जाते हैं कि जब वे दौलत हासिल करेंगे तो वो उनसे दौलत छीन लेंगे। इधर रानो के सरगना गोमेद और मीरचंद उस दौलत को पाने के लिए दुश्मनी भूलकर एक हो जाते हैं और मिलकर मजीरा की तरफ चल पड़ते हैं कि वो उस दौलत को हासिल करके रहेंगे। उधर मुंबई में ताराचंद को पता चलता है कि उसकी दौलत रानो जैसी खतरनाक जगह में कहीं है तो वो भी रानो के लिए चल देता है। मजीरा में जंगली आदिवासी कबीले के सरदार के बेटे को अयूब खान और जमीर सिंह तब मार देते हैं जब वो दौलत से भरी वैन को छुपा रहे होते हैं।
ऐसे में सरदार जगदम्बा क्रोध से पागल होकर मजीरा में आए बाहरी लोगों के खिलाफ जंग छेड़ते हुए उनकी तलाश में निकलता है तो खंडहर में खड़ी उस वैन के पास जा पहुंचता है जहां उस वैन को छिपा कर रखा गया होता है। तब वैन के पास मैडम तारा और बुंदेला वैन में रखी सारी दौलत को वहां से निकाल ले जाने की सोच रहे होते हैं। आदिवासियों का क्रोध देखकर बुंदेला डर से भाग जाता है। मैडम तारा भी वहां से भागना चाहती है परंतु भाग नहीं पाती। सरदार जगदम्बा 50 वर्षीय मैडम तारा का दीवाना हो जाता है और अपने कबीले के लोगों के सामने अपने बेटे को मारने के जुर्म में सजा सुनाता है कि वो उसके साथ शादी करके बच्चे पैदा करेगी और वो बच्चा कबीले का सरदार बनेगा। मैडम तारा राहत की सांस लेती है कि जान बच गई। वैन में रखी दौलत के लिए सरदार जगदम्बा अपने कबीले वालों को आदेश देता है कि सारी दौलत को यहाँ से ले जाकर उसके खजाने में डाल दी जाए। इससे पता चलता है मैडम तारा को कि सरदार जगदम्बा के पास खजाना भी है। कबीले में पहुंचकर दोनों की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात मैडम तारा अपने 50 वर्षीय शरीर का दीवाना कर देती है और जगदम्बा को और उसके खजाने के बारे में पूछती है। सरदार जगदम्बा बताता है कि पास ही है वो जगह जहाँ खजाना रखा है। उसके दादा के वक्त में 2 साधु आए थे, उन्होंने वो जगह बनाकर भेंट में उन्हें दी थी। मैडम तारा के कहने पर वहाँ से उसकी सारी दौलत कोई ले जाएगा। सरदार जगदम्बा ने कहा कि वहाँ से दौलत ले जाने के लिए बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, कोई कामयाब नहीं हुआ। जो भीतर गया वो कभी भी वापस नहीं पहुँचा। सरदार जगदम्बा ने दावा किया कि वहाँ से कोई दौलत नहीं ले जा सकता। मैडम तारा उत्सुकता के मारे वो जगह और खजाना देखना चाहती थी। सरदार जगदम्बा पर जब अपने हुस्न का दबाव डाला तो वह कह उठा कि कल सवेरे उसे उस जगह पर ले जाएगा। उधर ताराचंद मजीरा पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आदिवासी कबीले के सरदार जगदम्बा ने किसी बाहरी औरत से शादी की है। तो वो उस औरत के बारे में पता करता है। हुलिये के आधार पर वो पहचान जाता है कि वो औरत उसकी पत्नी तारा ही है। वैन का भी वो पता लगा लेता है कि मजीरा के खंडोरों में खड़ी है वो वैन। वैन के पास पहुंचता है तो उसे खाली पाता है। 2-4 हीरे इधर उधर पड़े मिलते हैं और वो उन हीरों को पहचान जाता है कि वो उसके ही हैं। तब वहाँ उसकी मुलाकात मास्टर से होती है। मास्टर उसे बताता है कि वो उसे तब से जानता है जब वो चोरी चकारी किया करता था। ताराचंद चौंकता है परंतु समझ नहीं पाता कि वह असल में कौन है। मास्टर उसे स्पष्ट शब्दों में कहता है कि यह मुंबई नहीं बल्कि मजीरा है और यहाँ उसका इशारा चलता है। मास्टर के अंदाज में ताराचंद के लिए धमकी थी और टायर के पास पड़ा हीरा लेकर मास्टर घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। मास्टर के लिए ताराचंद भारी उलझन में पड़ जाता है कि यह है कौन। मन ही मन मास्टर से सतर्क रहने का फैसला करता है। उधर देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब खान और जमीर सिंह मजीरा पहुंचते हैं। रात भर लगातार सफ़र करने की वजह से थके होते हैं और एक जंगल जैसी जगह पर आराम करते हैं। उनकी आंख लग जाती है। तभी देवराज चौहान को अपने शरीर पर कुछ गिरने का एहसास होता है तो वो उठ बैठता है। उसके ऊपर गिरने वाला छोटा सा हीरा है और वो पहचान लेता है कि यह हीरा ताराचंद की दौलत का ही हिस्सा है। वो चौंक कर देखता है तो सामने घोड़े पर सवार मास्टर को देखता है। मास्टर देवराज चौहान को बताता है कि ताराचंद भी मजीरा में मौजूद है। देवराज चौहान के पूछने पर मास्टर बताता है कि यह हीरा अवश्य उसके पास है परंतु पूरी दौलत नहीं। इस बात का गवाह स्वयं ताराचंद ही है। थोड़ी सी बातचीत से देवराज चौहान को महसूस हो जाता है कि मास्टर बेहद खतरनाक इंसान है। मास्टर देवराज चौहान को ना तो अपने बारे में बताता है और ना ही अपने आने की वजह और घोड़े पर वहाँ से चल देता है। देवराज चौहान उसे रोकने की कोशिश करता है परंतु मास्टर नहीं रुकता, जबकि उसके पुकारने पर जगमोहन की आंख खुल जाती है। यहाँ तक पाठकों ने पूर्व प्रकाशित उपन्यास सरगना में पढ़ा और अब आगे पढ़ते हैं मास्टर में। दोपहर हो रही थी। सूर्य सिर पर चढ़ा तपा देने की पूरी चेष्टा कर रहा था परंतु रात हुई बरसात का असर पूरी तरह मजीरा में नजर आ रहा था। तेज धूप के बावजूद भी नम सी हवा चल रही थी। उस हवा से शरीर को राहत पहुंच रही थी, धूप परेशान नहीं कर रही थी। देवराज चौहान और जगमोहन मजीरा के बारे में जानने की चेष्टा कर रहे थे। यहाँ की ज़मीन से पहचान करने के फेर में थे परंतु खास कुछ पता नहीं चल सका। चूँकि दोनों अजनबी थे मजीरा में, इसलिए उनसे ज़्यादा बात करके कोई राज़ी नहीं था। लेकिन इस दौरान उनके सामने एक ही नाम आया था, तरसेम का नाम। कि कुछ पूछना है, किसी के बारे में जानकारी लेनी है तो तरसेम देगा। तरसेम किधर मिलेगा? ये पूछते हुए दोनों आगे बढ़े जा रहे थे और तरसेम तक जा पहुँचे। तरसेम अपने ठिकाने के बाहर पजामा पहने बैठा था। आज वो लोहा तपाकर नालें नहीं बना रहा था। आग नहीं जल रही थी। तैयार घोड़ों की नालें एक तरफ रखी हुई थी। अपने झोपड़े की दीवार से टेक लगाकर छाया में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। गले और छाती पर पसीने की लकीरें बहती नजर आ रही थीं। गालों पर 2-3 दिन की शेप बढ़ी हुई थी। उन दोनों को देखते ही वो सीधा होकर बैठ गया। वे पास आए। तरसेम गालों पर बड़ी शेप पर हाथ फेर कर क्या उठा। रानों से कब लौटे तुम दोनों?
उसके इस सवाल पर देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें मिली। फिर देवराज चौहान आगे बढ़ा और छाया में रखे पीपे पर जा बैठा। जगमोहन बोला, तुम रानों में थे, वहाँ हमें देखा? रानों गए तो मुझे सालों हो गए हैं, ठीक याद भी नहीं कि कब गया था। तरसेम क्या उठा। फिर तुम्हें कैसे मालूम कि हम रानों से आ रहे हैं? जब गए थे तो सामने से निकल कर ही गए थे, मैं यहीं बैठा था और तुम दोनों को जाते देखा था। सबको याद रखते हो जो यहाँ से जाता है? अजनबी याद रह जाते हैं। जगमोहन ने गहरी निगाहों से उसे देखा और फिर क्या उठा। नाम बहुत सुना है रानों में तुम्हारा। मेरा? हाँ, किसी से कुछ पूछो तो कहता है तरसेम के पास चले जाओ। ऐसा हो सकता है। तरसेम ने सिर हिलाया। लंच कर लिया या करना है अभी? करना है। नोट दो, यहीं मंगवा लेता हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। तरसेम मुस्कुरा पड़ा। मतलब कि हमारे पैसों से तुम लंच करोगे? जगमोहन क्या उठा। बुरा क्या है? तुम लोग मेरे से कुछ पूछने आओ ना? तरसेम बोला। हाँ, तो फिर लंच कराना मामूली बात है, उसके बाद ही लेन देन की बात होगी। लेन देन? जानकारी कोई भी मुफ्त में नहीं मिलती। नोट लूँगा, जानकारी दूंगा। जगमोहन ने 100 का नोट निकालकर तरसेम की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? तरसेम ने जगमोहन को देखा। लंच मंगवा लो। मजीरा में 100 रुपये पानी की कीमत है, लंच की नहीं। 1000 रुपये निकालो। 1000? तुम बातें बहुत करते हो, मामूली सी बात को इतनी लंबी खींच रहे हो। जगमोहन ने 1000 रुपया उसे थमाया। मैं अभी आया। नोट थामे तरसेम उठते हुए बोला। भाग मत जाना, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। 1000 रुपये लेकर नहीं भागूंगा, उसके लिए ज़्यादा रकम होनी चाहिए, कहकर वो आगे और कुछ दूर एक झोपड़े में चला गया। ये जानकारी देगा? जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। लेकिन नोट खींचेगा? देवराज चौहान ने कुछ कहने की अपेक्षा सिगरेट सुलगा ली। तरसेम अन्य आदमी के साथ उस झोपड़े से निकलता दिखा। वो आदमी दूसरी तरफ चला गया और तरसेम वापस आ पहुंचा। आधे घंटे में खाना आ जाएगा। मंगल के होटल का खाना बढ़िया होता है। 1000 रुपये दिया है तो नमक ना होते हुए भी खाना बढ़िया रहेगा। तरसेम ने दोनों को देखा और क्या उठा। तुम दोनों मुझे शरीफ लगते हो, तुम्हारी समझदारी की दाद देनी पड़ेगी। जगमोहन व्यंग से बोला। ये बता कि तूने हमारे माथे पर शराफत का तमगा क्यों लगाया? नोट ज़्यादा झाड़ेगा क्या? क्या पूछने आए हो मेरे से? मास्टर के बारे में। देवराज चौहान क्या उठा। मास्टर? तरसेम की आंखें सिकुड़ी। इतना ही पूछना है? सवाल और भी हैं, सब दोहरा दो ताकि कीमत एक साथ ही बता दूं। ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारे पास सब सवालों का जवाब ही हो, देवराज चौहान ने कहा। जिस सवाल का जवाब नहीं होगा वो कहीं से पूछ कर बता दूंगा, तब भी ना बता पाए तो कीमत में से उस सवाल के पैसे कम कर दूंगा। तरसेम बोला। सवाल दोहराओ। दो लोगों ने जंगल में महल के खंडहरों में दौलत से भरी वैन छिपाई थी, उस वैन को कोई खाली कर गया। सब पता है। यह जानना कि उस वैन को खाली किसने किया ताकि उससे वो दौलत हासिल कर लो। अपने माल को वापस पाने की कोशिश करना बुरा नहीं है। अपना माल? तरसेम चौंका। वो सारी दौलत हमारी ही है। जगमोहन क्या उठा। समझा। तरसेम ने सिर हिलाया। वो गंभीर सा दिखा। 2 पल चुप्पी रही। और क्या जानना है? अभी तुम इतना ही बता दो। 1 लाख लगेंगे। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और तरसेम की तरफ कर दी। ये क्या कर रहे हो? तरसेम के होठों से निकला। हम पैसा जेब में डाले नहीं घूम रहे। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तो जिस पैसे को हम तलाश कर रहे हैं वो मिल गया तो तुम्हें भी 1 लाख रुपया मिल जाएगा। वो तुम लोगों को ना मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल से अपना नाक खुजाते हुए कहा। तरसेम देवराज चौहान को देखने लगा। तो मंगल के ढाबे का खाना नहीं खाना चाहता? जगमोहन क्या उठा। ज़रूर खाऊंगा, आने वाला होगा। आने से पहले ही गोली चल गई तो कैसे खा पाएगा? बोल। जगमोहन ने साधारण स्वर में कहा। ठीक है, तुम लोगों की बातों का जवाब मैं दे देता हूँ, लेकिन डंडा दिखाकर कब तक भैंस का दूध निकालोगे? इस तरह तो भैंस आधा अधूरा दूध देगी और फिर कह देगी कि दूध खत्म। अब भैंस बन गया तू? जगमोहन कड़वे स्वर में बोला। तुम लोगों के लिए तो भैंस ही हूँ, दूध मांग रहे हो मुझसे? तरसेम ने देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर की तरफ इशारा करके कहा। डंडे को वापस रख लो। भैंस की पीठ पर हाथ फेरोगे तो दूध भी ज़्यादा देगी और वो क्वालिटी में भी उम्दा होगा। हरामी है। जगमोहन क्या उठा। तरसेम मुस्कुराया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वापस रखी और सिगरेट का कश लगा लिया। अब थोड़ा पुचकार भी दो। तरसेम ने दांत दिखाए। मैंने पहले ही कहा था कि तुम लोग शरीफ लगते हो। जगमोहन ने उसे घूरते हुए जेब से 1000 रुपया निकाला, उसकी तरफ बढ़ाया। सिर्फ 1000? तरसेम नोटों को पकड़ता क्या उठा। मेरी नहीं तो अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लो। मैं जो भैंस नखरे दिखाए वो हमें पसंद नहीं आती। कम से कम 5000 तो नजराना दे दो, बाकी बाद में दे देना। देवराज चौहान ने पुनः रिवॉल्वर निकाल ली। यह ऐसे नहीं मानेगा। जगमोहन क्या उठा। चला दे गोली। क्या करते हो? तरसेम जल्दी से क्या उठा। जो तुम लोगों ने पूछा है वो बता देता हूँ, लेकिन बाद में नोट देने भूल मत जाना। हाथ तंग रहता है। घोड़ों की नाले लगाने में अब कमाई नहीं रही, बहुत मेहनत लगती है। पहले नाले तैयार करो, फिर ठोको, उसके बाद। वैन में रखी दौलत कौन निकाल कर ले गया? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा।
सरदार जगदम्बा। ये कौन है? आदिवासी कबीले का सरदार है, दम रखता है, कोई भी इससे झगड़ा करना पसंद नहीं करता, तरसेम ने बताया। जगदम्बा के बारे में सब कुछ बता। क्या सब कुछ? इतना कुछ कि अगर कोई सरदार जगदम्बा के बारे में हमसे पूछे तो हम उसे बता सके, कोई भी बात अधूरी न रहे। तरसेम बताने लगा। जगदम्बा के कबीले से लेकर उसके खजाने तक सब कुछ बता दिया। खजाने की बात सुनकर जगमोहन संभल कर बैठ गया। तूने खजाना देखा है? नहीं, लेकिन जगदम्बा के खजाने के बारे में सुनता आ रहा हूँ। बहुतों ने उस खजाने को हासिल करने की चेष्टा की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। जान गंवा बैठा। वहाँ पर जाने कैसे सुरक्षा प्रबंध है, अब शायद ही कोई खजाने को पाना चाहता होगा। खजाना है कहाँ? किधर रखा है उसने? कबीले के पास ही। तभी देवराज चौहान ने टोका। तुम अपने मकसद से भटक रहे हो। वो कैसे? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। हम यहाँ सरदार जगदम्बा के खजाने के लिए नहीं आए, ताराचंद वाली तो अपनी दौलत वापस लेने आए। एक ही बात है, तरसेम मुस्कुराया। देवराज चौहान की निगाह तरसेम पर गई, फिर पूछा, एक बात कैसे? सरदार जगदम्बा ने वैन से मिली दौलत भी उसी खजाने में रख दी है, तरसेम बोला। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जगमोहन की आंखों में चमक आ गई। तुम्हें कैसे पता? देवराज चौहान के होंठ खुले। जगदम्बा के कबीले के कई लोग मुझसे मिलते रहते हैं, वहाँ की खबरें पता चल जाती हैं। और मास्टर कौन है? नहीं जानता, सब उसे मास्टर ही कहते हैं, उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? गुस्से वाला है, पता नहीं कब किसको गोली मार दे। कईयों ने मास्टर के साथ झगड़ा मोल लिया, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। मास्टर का मुकाबला कर पाना आसान नहीं। मास्टर के बारे में कोई और ख़ास बात? जो पूछोगे बता दूंगा। उनके बीच मास्टर और सरदार जगदम्बा को लेकर 15-20 मिनट तक बातें होती रहीं। आखिरकार जगमोहन ने पूछा, तेरा खाना नहीं आया? मंगल के होटल का खाना है, आने में वक्त तो लगेगा ही, उधर भीड़ होती है। तरसेम उठता हुआ बोला। मैं बर्तन तैयार करता हूँ। इसके साथ वो झोपड़े में चला गया। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, सरदार जगदम्बा ने हमारी दौलत अपने खजाने में रख दी है, तो हमें उस खजाने तक पहुंचना पड़ेगा, तभी हम अपनी दौलत को ले पाएंगे। जगमोहन मुस्कुराया। बल्कि अब तो वहाँ रखी सारी दौलत ही ले लेंगे। यह आसान नहीं। क्यों? मजीरा में एक से एक खतरनाक लोग हैं, परंतु कोई भी जगदम्बा के खजाने तक नहीं पहुँच सका। जाहिर है वो जगह कुछ खासी होगी, ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पहुँच सकें, देवराज चौहान ने कहा। यह बात तो है, लेकिन खाली हाथ हम भी वापस नहीं जाएंगे, देवराज चौहान कह उठा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। ताराचंद को उसकी दौलत वापस देनी है, उसका उधार है मुझ पर। मेरी कोशिश होगी कि उसकी दौलत को वापस पा सकूं, बेशक वो उसने कहीं भी रखी हो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तभी तरसेम बाहर निकलता क्या उठा। अपनी दौलत को वापस पाने में परहेज़ नहीं करना चाहिए, बेशक वो जगदम्बा के खजाने जैसी जटिल जगह पर ही क्यों न रख दी गई हो। लेकिन याद रखना, जगदम्बा के खजाने से कुछ ले जाने में कभी भी कोई कामयाब नहीं हुआ। तुम डरा रहे हो, जगमोहन ने उसे घूरा। हकीकत के दर्शन करा रहा हूँ। तुम जानते हो वो जगह जहाँ जहाँ जगदम्बा ने खजाना रखा हुआ है? मैं ही क्या, मजीरा के सब लोग ही जानते हैं। इस बात में छिपाओ कैसा? जगदम्बा ने यह बात छिपाने की कभी भी चेष्टा नहीं की, बल्कि वो तो कहता है, जाओ, खजाने में से एक पाई भी लेकर बाहर आने में सफल हो गए तो वो सारी उम्र उस व्यक्ति के पांव धोकर पिएगा। उसकी चुनौती को स्वीकार करके कई गए उसका खजाना लेने, और कोई भी वापस नहीं लौटा, सब भीतर ही मर खप गए। दिलचस्प, जगमोहन होठ से कुड़कर क्या उठा। यह अजीब बात बताई तुमने। आजकल तो सरदार जगदम्बा ऐश कर रहा है, शहरी औरत हाथ लग गई, उससे ब्याह कर लिया। हाँ सुना है, वो वैन में रखी दौलत के पास ही मिली जगदम्बा को। और शहरी औरत? जगमोहन बोला। हाँ सुना है, वो उस वैन में रखी दौलत के पास ही मिली जगदम्बा को। और मालूम है कैसी औरत है वो? उसका हुलिया सुन रखा है, बता देता हूँ, कहकर उसने हुलिया बताया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गईं। तारा? उसके होंठों से निकला। ओह, जगमोहन बोला। ये तो ताराचंद की पत्नी तारा का हुलिया है। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। ताराचंद की पत्नी तारा यहाँ कैसे आ गई? वो तो मुझसे महाबलेश्वर में मिले थे। हाँ, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। जब मैं ताराचंद को दौलत हाथ से निकल जाने की खबर देने गया था तो वो उसके पास ही थी। उन दोनों को वहीं छोड़कर मैं आ गया था। तो फिर तारा यहाँ कैसे? जगमोहन उलझन में था। देवराज चौहान के होठों पर छोटी सी मुस्कान ठहरी। क्या हुआ? जगमोहन ने पूछा। तरसेम बारी बारी दोनों को देख रहा था। मैडम तारा यहाँ मौजूद हैं तो ये स्पष्ट है कि वो पहले से ही दौलत के फेर में थी। मुझे नहीं लगता, देवराज चौहान ने तरसेम से पूछा। मैडम तारा यानी कि उस औरत के मजीरा आने की खबर तुमने पहली बार कब सुनी? तरसेम ने बताया। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान उसी अंदाज में मुस्कुराता रहा। अब समझा, देवराज चौहान बोला। हमारे रानों पहुंचने से पहले ही मैडम तारा मजीरा पहुंच चुकी थी और खंडोरों में छिपी दौलत से भरी वैन को पा लेने के फेर में थी। हैरानी है,
मैडम तारा अयूब और जमीर के पीछे पीछे कैसे मजीरा पहुंची? स्पष्ट है कि वो पहले से ही दौलत पा लेने के फेर में थी, देवराज चौहान ने कहा। कैसे मजीरा पहुंची ये बात हम नहीं जानते, लेकिन मैडम तारा पहले से ही कुछ फेर में थी। ठीक कहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ताराचंद को तारा की किसी गड़बड़ के बारे में पता चल गया हो और वो उसके पीछे ही मजीरा पहुंचा हो, देवराज चौहान ने कहा। ताराचंद मजीरा में है तो वो कभी भी हमें मिल सकता है, तब बात की कोई तस्वीर सामने आएगी। तभी एक लड़का लिफाफों में खाना दे गया। तरसेम ने बर्तनों में खाना डाला। जगमोहन सामान को देखते ही उखड़ गया। यह 1,000 रुपये का खाना है? हाँ। ये पानी जैसी दाल और साथ में 2 रोटी, सलाद के नाम पर प्याज का ये टुकड़ा, ये सब 1,000 का है? हाँ। जगमोहन ने खा जाने वाली नज़रों से तरसेम को देखा। तरसेम मुस्कुराया। देवराज चौहान ने खाने की थाली उठाकर खाना शुरू कर दिया था। सच बता, कितने का ये खाना? पेट भरो, गुठलियाँ मत गिनो। कितने का खाना है ये? मंगल के होटल पर जाकर पूछ लेना, माल ठंडा हो रहा है, खा लेने दे। तरसेम ने लापरवाही से कहा और अपने हिस्से का खाना उठाकर खाने लगा। जगमोहन ने झले बुने ढंग से अपना खाना उठा लिया। देवराज चौहान ने खाते खाते तरसेम से पूछा, मास्टर कहाँ रहता है? ये मत पूछो, मैं नहीं बताऊंगा, वरना वो मेरी गर्दन काटने आ जाएगा। मास्टर के अलावा मजीरा में और कौन याद रखने के काबिल है? बहुत है, तरसेम मुस्कुराया। समझो सारे ही हैं, जिसकी गोली पहले चल जाए वही शेर। मास्टर ने जगदम्बा का खजाना पाने की चेष्टा की? नहीं, तरसेम ने सिर हिलाया। लेकिन पाना तो वो चाहता ही होगा। एक बात पूछूं? क्या? रानों में गोमेद मीरचंद से कोई झगड़ा करके आयो क्या? क्यों पूछा? वो दोनों मजीरा आ पहुंचे हैं। सुबह तुम लोग आए और अब वो। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान खाना खाने में लगा रहा। क्या करने आए हैं मीरचंद और गोमेद मजीरा में? तरसेम ने गंभीर स्वर में पूछा। हमारी उस दौलत को लेने जो जगदम्बा के खजाने में पहुंच चुकी है। मजीरा में खतरा बढ़ता जा रहा है, तरसेम कह उठा। ऐसे में सरदार जगदम्बा के लिए खतरा बढ़ जाएगा, जगमोहन बोला। जगदम्बा को उसकी मर्जी के बिना छू पाना भी असंभव बात है, वो ताकतवर है। और अब जगदम्बा के साथ उसकी पत्नी के रूप में मैडम तारा भी है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर कहा, यह बात हमें किसी भी कीमत पर नहीं भूलनी चाहिए। जगदम्बा इस मामले में जहाँ कमज़ोर पड़ेगा, तारा उसकी सहायता कर देगी। वो भी यकीनन जगदम्बा से दौलत पा लेना चाहती होगी, वरना किसी भी आदिवासी से वो शादी नहीं कर सकती थी। ये खाना समाप्त करके उठे। यह 1,000 का खाना नहीं है, जगमोहन बोला। मैं मंगल से पूछ लूँगा। तरसेम ने सिर हिलाया। सिर क्या हिलाता है? जगमोहन उखड़ा। बाकी का पैसा तेरे से वापस लूँगा। तरसेम ने पुनः सिर हिला दिया। फिर सिर हिलाता है? तरसेम ने पुनः सिर हिलाया। उल्लू का पट्टा। जगमोहन बड़बड़ाया और देवराज चौहान के साथ आगे बढ़ गया। यहाँ तो हर तरफ खतरे ही खतरे नजर आ रहे हैं। पहले मास्टर गड़बड़ लगा और अब मीरचंद और गोमेद भी मजीरा पहुँचे। कोई भी उस दौलत को छोड़ना नहीं चाहेगा। जगदम्बा के खजाने से दौलत ले जाना इतना आसान होता तो उसका खजाना कब का लुट पिट चुका होता। इतने खतरनाक लोगों में जगदम्बा की दौलत सुरक्षित है तो स्पष्ट है कि वो कोई मौत का कुआं ही है जहाँ उसने अपना खजाना रखा हुआ है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? सरदार जगदम्बा के कबीले की तरफ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि खजाना उसने कहाँ रखा हुआ है। दूसरी बात यह कि वहाँ पर ऐसा क्या इंतज़ाम है कि कोई खजाना नहीं पा सकता। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा, फिर बेचैनी से पूछा, तुमने फैसला कर लिया कि जगदम्बा का खजाना हासिल करोगे? सबसे पहले मुझे उस दौलत को हासिल करना है जो ताराचंद की है। मतलब कि जगदम्बा के खजाने तक तो जाना ही पड़ेगा जहाँ उसने हमारी दौलत रख दी है, लेकिन वहाँ जाने का कैसा खतरा है? जो गया वो वापस नहीं आया। देवराज चौहान ने होंठ बींच लिए। दोनों धूप में उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। होटल रेड रोज, शहर का मशहूर 5 स्टार होटल। बीती रात इस होटल के एक हॉल में फिल्मी सितारों का जमघट लगा हुआ था। फिल्मी पार्टी थी। निर्माता ने अपनी फिल्म हिट होने की वजह से पूरे बॉलीवुड को पार्टी दी थी। इस वक्त होटल में रोज़ की भांति शांति थी। दिन के 12 बज रहे थे। मोना चौधरी और महाजन ने मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश किया। बाईं तरफ लंबा चौड़ा शानदार रिसेप्शन था। दाईं तरफ शीशे के समान चमकती खूबसूरत लॉबी थी, जहाँ गद्देदार सोफे रखे हुए थे। खामा की कोई आवाज़ नहीं उभर रही थी। तुम लॉबी में बैठो, मैं काम निपटा कर आती हूँ, आगे बढ़ते हुए मोना चौधरी बोली। महाजन ने कुछ नहीं कहा और लॉबी में मौजूद सोफों की तरफ बढ़ गया। मोना चौधरी उसी रास्ते पर आगे बढ़ती शीशे की कैप्सूल जैसी लिफ्ट के पास पहुंची। एक ही कतार में 3 लिफ्टें थीं, वो पारदर्शी। इस वक्त एक लिफ्ट ऊपर जा रही थी, दूसरी नीचे आती नजर आ रही थी और तीसरी खड़ी थी। उसमें लिफ्ट बॉय मौजूद था। 4th फ्लोर। मोना चौधरी ने लिफ्ट में प्रवेश करते हुए कहा, यस मैडम। इसके साथ ही लिफ्ट मैन हरकत में आ गया। दूसरे ही पर लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। मोना चौधरी ने लॉबी की तरफ नज़र मारी तो वहाँ महाजन बैठा नजर आया। 15 सेकंड में ही लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी। दरवाज़ा खुला। मोना चौधरी लिफ्ट से निकली और सुनसान गैलरी में आगे बढ़ गई। वहाँ होटल के 2 कर्मचारी ही दिखे।
एक नाश्ते का सामान ट्रॉली में रखे एक कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था, दूसरा खाली हाथी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। मोना चौधरी ने पैंट पर फंसा रखी रिवॉल्वर को थपथपाकर उसकी मौजूदगी का एहसास पाया, फिर चलते चलते नीचे झुककर पिंडली को छुआ। वहाँ टेप से चाकू चिपका रखा था। मिस्टर कपाड़िया ने कहा था कि इस काम में शोर नहीं होना चाहिए। ऐसे में रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना ठीक नहीं था। चाकू से खामोशी से काम लिया जा सकता था। उसके पास शिकारी चाकू था, जिसका एक सटीक वारी शिकार को खत्म करने के लिए बहुत होता है। आगे बढ़ते हुए मोना चौधरी कमरों के नंबर देखती जा रही थी। फिर वो 405 नंबर कमरे के सामने ठिठकी। बंद दरवाजे पर पीतल के अक्षरों में 405 लगा हुआ था। मोना चौधरी ने दाएं बाएं देखा। इस वक्त गैलरी खाली थी। मोना चौधरी ने दरवाज़ा थपथपाया। फौरन ही भीतर से हल्की सी आहट उभरी, जैसे कोई दरवाजे की तरफ आ रहा हो। फिर दरवाज़ा खुला। मोना चौधरी ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया और दरवाजे को जोरों का धक्का दिया। दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाज़ा खोलने वाला लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा था। मोना चौधरी ने फुर्ती से भीतर प्रवेश किया, ठोकर मारकर दरवाज़ा बंद किया और बला की फुर्ती से पिंडली में टेप के दम पर फंसा रखा चाकू निकालकर हाथ में ले लिया। तब तक दरवाजे के धक्के से गिरने वाली युवती संभल चुकी थी। वो फुर्ती से उछलकर खड़ी हुई और मोना चौधरी को देखा। यही वो पल थे जब मोना चौधरी की निगाह उस पर पड़ी थी। दोनों की नज़रें क्या मिली, दोनों को ही लगा जैसे बिजली टकरा गई हों। मोना बुरी तरह चौंकी। वो नगीना थी, देवराज चौहान की पत्नी। मोना चौधरी को लगा जैसे पाँव के नीचे की ज़मीन हिल रही हो। तो क्या मिस्टर कपाड़िया उससे नगीना की हत्या कराना चाहते हैं, देश हित की खातिर? क्या नगीना देश के खिलाफ काम कर रही है? ये सब क्या हो रहा है? तूफान सा नाच उठा मोना चौधरी के मस्तिष्क में। नगीना मोना चौधरी के पूर्व जन्म की बहन बेला थी। ये बात मोना चौधरी अच्छी तरह जानती थी। बेला के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के देवराज चौहान और मोना चौधरी एक साथ वाले उपन्यास देवदासी, इच्छाधारी, नागराज की हत्या व विश्वमानव। ये चारों ही उपन्यास आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नगीना आंखें सिकोड़े हैरानी से मोना चौधरी को देखे जा रही थी। मोना चौधरी के होंठ बिछे हुए थे। मिन्नो तू? नगीना के होंठों से निकला। मेरी बहन? मोना चौधरी भिजे होंठों से नगीना को देखती रही। मिन्नो? नगीना खुशी से आगे बढ़ी, उसके पास पहुंची। आह, कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू इस तरह मेरे सामने आ जाएगी। नगीना बिल्कुल पास थी मोना चौधरी के। मोना चौधरी के हाथ में चाकू थमा था। पलों का खेल बाकी रह गया था। नगीना को वो एक ही बार में ख़त्म कर सकती थी। हिम्मत इकट्ठी की मोना चौधरी ने चाकू वाला हाथ उठाना चाहा। गले नहीं लगेगी? नगीना बाहें फैलाकर बोली। अपनी बहन के? मोना चौधरी का चाकू वाला हाथ काँपा। नगीना ने उसके चेहरे के भावों को पहचाना तो सतर्क हो उठी। क्या बात है मिन्नो? नगीना ने उसके हाथ में थमे चाकू को देखा। क्या करने आई है तू? तेरी जान लेने। नगीना चौंकी, फिर संभल गई। मैं बेला हूँ, तेरी बहन जो तू देवराज चौहान की पत्नी है। मोना चौधरी शब्दों को चबाकर कह उठी। हाँ हूँ, वो मेरा सरताज है। तेरा सरताज मेरा दुश्मन है, ये तू भी जानती है और मैं भी। इस दुश्मनी को तू छोड़ेगी नहीं। पहले जन्मों की बात है तो अभी भी दुश्मनी तो इस जन्म में भी है। पागल न बन। देवराज चौहान मेरा पति और मेरा दुश्मन। नगीना ने गहरी सांस ली। कितनी बार तुझे समझाया कि इन बातों को छोड़ दे, हमें मिलकर रहना। मुझे सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मोना चौधरी दांत भींच कर कह उठी। नगीना मुस्कुराई। गुस्से में तू बहुत सुंदर लगती है मिन्नो। चल, तेरी बात मानी। देवराज चौहान को तू अपना दुश्मन मानती है तो मान, लेकिन मैं तो तेरी बहन। मैं तुझे बहन नहीं मानती। तू मेरे दुश्मन से ब्याही हुई है। मोना चौधरी ने कठोर स्वर में कहा। क्या मैं देवराज चौहान पर वार करूं तो तू मुझे रोकेगी नहीं? नगीना के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ ठहरी। जवाब दे, तू रोकने की बात कर रही है? जब तू मेरे पति पर वार करने की चेष्टा भी करेगी तो मैं तेरी जान ले लूँगी। नगीना की आवाज़ में वहशी भाव आ गए थे। पति अपनी जगह, बहन अपनी जगह। मैं इतने प्यार से तेरे से बात कर रही हूँ, तू मेरे पति की जान लेने की बात करने लगी। ऐसी बहन की ज़रूरत नहीं है मुझे। मोना चौधरी दांत पीस उठी। हाव भाव में क्रूरता हथेड़ी। दुश्मन की औरत दुश्मन की ही होती है, बेशक वो रिश्ते में जो भी लगे। तू क्या चाहती है? मैं देवराज चौहान का सिर काट कर तेरे सामने पेश करूं? ज़रूरत नहीं, ये काम करने की हिम्मत है मुझ में। जब तक जिंदा हूँ मिन्नो, तू मेरे पति का बाल भी बाका नहीं कर सकती। ठीक कहती है तू, जब तक तू जिंदा है। मोना चौधरी क्रूरता भरे स्वर में कह उठी। लेकिन अब तू भी जिंदा नहीं रहेगी। मैं तेरी ही जान लेने यहाँ आई हूँ। मेरी जान? नगीना चौंकी। अपनी बहन को मारने आई है? हाँ बेला, गुर्रा उठी मोना चौधरी। तू देश के खिलाफ काम कर रही है, इसलिए तेरी जान लेना अब ज़रूरी हो गया है। यूँ मन नहीं है तेरी जान लेने का। नगीना के दांत भिज गए, फिर वो बोली। तेरे को गलत फहमी हुई। नगीना अपने शब्दों को पूरा न कर सकी। तब तक मोना चौधरी हाथ में पकड़े शिकारी चाकू का वार नगीना पर कर चुकी थी। नगीना ने उसी पल मोना चौधरी की कलाई थाम ली। दोनों की निगाहें मिली। मोना चौधरी का चेहरा क्रोध से धधक रहा था।
जबकि नगीना के चेहरे पर कठोरता थी। झगड़े में तो तू पहले जन्म से ही तेज है मिन्नो। गुस्सा तो तेरी नाक पर रखा रहता है, लेकिन ये मत भूल कि इस जन्म में मैं जोधा सिंह जैसे खतरनाक योद्धा की बेटी हूँ। मेरी परवरिश मेरे पापा जोधा सिंह ने ही की है। तू मेरे से जीत नहीं सकती मिन्नो। जोधा सिंह के बारे में विस्तार से जानने के लिए अनिल मोहन के ज्वालामुखी और खूंखार उपन्यास अवश्य पढ़ें। ये उपन्यास भी जल्दी चैनल पर उपलब्ध किए जाएंगे। मुझे रिश्तों में मत उलझा, मुझे सिर्फ कान पर ही विश्वास है। मोना चौधरी ने दांत भींचकर कहा। मुझे इस बात का दुख अवश्य रहेगा कि तू मेरे हाथों मारी गई। नगीना के होंठों पर कठोर मुस्कान उभरी। मोना चौधरी ने चाकू वाला हाथ उसकी पकड़ से आज़ाद कराना चाहा, परंतु नगीना की पकड़ बेहद सख्त थी। मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगी मिन्नो, नगीना क्या उठी, क्योंकि तू मेरी जान नहीं ले सकेगी। उसी पल मोना चौधरी ने अपने जूते की ठोकर नगीना के पेट में मारी। नगीना के होंठों से पीड़ा भरी चीख निकली। कलाई छूट गई मोना चौधरी की, और वो पीछे मौजूद कुर्सी से टकराती कालीन पर लुढ़कती चली गई। चाकू थामे मोना चौधरी ने गुर्राहट के साथ नगीना पर छलांग लगा दी। नगीना समझ ही रही थी कि मोना चौधरी को चाकू के साथ अपने ऊपर आते देखा। पलों का खेल था। चाकू उसके सीने में घुस जाना था। 8 इंच लंबे चौड़े फल वाला शिकारी चाकू था। एक ही बार में उसकी सांसों की डोर टूट जानी थी। वक्त बहुत कम था कुछ करने को। नगीना फौरन लुढ़कनियाँ लेती चली गई। चाकू का फल कालीन पर जा टकराया और मोना चौधरी भी नीचे जा लुढ़की। झंझना उठा मोना चौधरी का शरीर। नगीना फुर्ती से खड़ी हुई। तब मोना चौधरी उठ ही रही थी कि नगीना की जोरदार ठोकर उसके कूल्हे पर पड़ी। लुढ़क गई पुनः मोना चौधरी। नगीना ने नीचे पड़ा शिकारी चाकू उठाया। उसका फल फर्श से टकराने की वजह से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तब तक मोना चौधरी खड़ी हो चुकी थी। मोना चौधरी का चेहरा क्रोध से धधक रहा था, जबड़े बिछे हुए, गालों की हड्डियां बाहर को उभरी नजर आ रही थीं। आंखों में जैसे लहू की सुर्खी समा गई हो। चाकू खराब हो गया तेरा, नगीना ने चाकू का एक तरफ फेंकते हुए कहा। फिर भी मैं इससे तेरी जान ले सकती थी, लेकिन मेरे मन में तेरे लिए कोई बैर नहीं है। इस वक्त मैं अपने को बचा रही हूँ, तेरा मुकाबला नहीं कर रही। मेरी बात मान जा मिन्नो, मैं तेरी बहन हूँ, दुश्मन नहीं। तू भी मुझे बहन मान ले। उसी पल मोना चौधरी नगीना पर झपट पड़ी। दोनों गुत्थम गुत्ता होती नीचे गिरती चली गईं। मोना चौधरी के हाथ नगीना का गला आ गया। उसका पंजा नगीना के गले पर टिक गया और फौरन ही उसने दबाव बढ़ा दिया पंजों का। मौत नाच उठी थी मोना चौधरी के चेहरे पर। नगीना को अपना दम घुटता महसूस होने लगा। मोना चौधरी की उंगलियां सलाखों की तरह अपनी गर्दन में धंसती महसूस हो रही थी। उसने दोनों हाथों से गर्दन पर पड़ा मोना चौधरी का पंजा हटाना चाहा, परंतु पंजे रूपी शिकंजों को वह हटाने में कामयाब न हो सकी। सांस रुकने के कारण नगीना का चेहरा लाल सुर्ख सा उठा। आंखें फैलकर चौड़ी हो रही थीं। खुद को आज़ाद कराने के लिए नगीना झटपटाई। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मोना चौधरी गला दबाते हुए उसके पेट पर बैठी थी। नगीना ने अपने दोनों घुटने मोड़े और पूरी ताकत से मोना चौधरी पर पीठ पर मारे। पीठ की चोट से मोना चौधरी तड़प उठी। गर्दन की पकड़ कुछ ढीली हुई। इसका फ़ायदा उठाते हुए नगीना ने मोना चौधरी को तीव्र झटके के साथ अपने ऊपर से उछाल दिया। मोना चौधरी 3-4 कदम दूर जा लुढ़की। नगीना तेजी से सांसें लेती रुकी सांसों को ठीक करने लगी, साथ ही उठ खड़ी हुई। मोना चौधरी भी खड़ी हो चुकी थी। दोनों ने मौत की सी निगाहों से एक दूसरे को देखा। मैं तेरी जान नहीं लूँगी मिन्नो, अपना गला मलते नगीना कह उठी। तू मेरी बहन है, लेकिन मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी बेला, क्योंकि तू मेरी दुश्मन की सगी है। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। नगीना के दांत भिज गए। मोना चौधरी क्रोध में पागल हो रही थी। इस बात का एहसास था नगीना को। उस पर रिवॉल्वर पाकर नगीना समझ गई कि हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए। तभी मुख्य दरवाजे का हैंडल हिलने का एहसास हुआ नगीना को। वो सतर्क हुई, परंतु निगाह मोना चौधरी पर ही रही, जो कि रिवॉल्वर के ट्रिगर पर अपनी उंगली कस रही थी, ट्रिगर दबाने के लिए। सच में, मोना चौधरी मौत भरे स्वर में कह उठी। मुझे तेरी जान लेने का हमेशा दुख रहेगा बेला। दरवाज़ा खुला, बेआवाज़ खुला और सोहनलाल ने भीतर प्रवेश किया। भीतर का नज़ारा देखकर पल भर के लिए वो ठिठका, फिर तेजी से दबे पाँव मोना चौधरी की तरफ बढ़ा। दरवाजे की तरफ इस वक्त मोना चौधरी की पीठ थी। बहन की जान लेकर तू खुश कैसे रह सकती है, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। उसने एक बार भी सोहनलाल की तरफ देखने की चेष्टा न की थी। ऐसा करने पर मोना चौधरी को कमरे में किसी के आ जाने का आभास हो सकता था। ये नाजुक पल थे। मेरी बात मान, अभी भी अपना इरादा छोड़ दे। मोना चौधरी के इरादे बदला नहीं करते। तेरी मौत से मेरा दुश्मन देवराज चौहान कमज़ोर होगा। और मोना चौधरी के शब्द अधूरे रह गए। पीठ पर उसे चुभन का एहसास हुआ। हिलना मत। सोहनलाल का भिचा स्वर मोना चौधरी के कानों में पड़ा। सोहनलाल की आवाज़ को पहचानते ही मोना चौधरी चौंकी, फिर दांत किटकिटा उठी। रिवॉल्वर गिरा दो। सोहनलाल का स्वर बेहद कठोर था। मोना चौधरी ने रिवॉल्वर नहीं गिराई। उसके चेहरे पर मौत सिमटी नजर आती रही। अगर तुमने रिवॉल्वर नहीं गिराई तो मैं गोली चला दूंगा। नगीना की जान तुम अपनी जान की कीमत पर ले सकती हो,
और इस तरह किसी की जान लेने का क्या फ़ायदा कि अपनी ही जान चली जाए। गिरा तो रिवॉल्वर मोना चौधरी, वरना टिगर दब जाएगा। मोना चौधरी ने दांत बीचे, फिर ना चाहते हुए भी हाथ में दबी रिवॉल्वर की पकड़ ढीली की और उसे नीचे गिर जाने दिया। नगीना आगे बढ़ी और मोना चौधरी के चेहरे के पास से रिवॉल्वर उठा ली। मोना चौधरी पलटी और सोहनलाल को वहशी नज़रों से देखती क्या उठी। अगर मालूम होता कि तुम यहाँ हो तो तुम्हारा इंतज़ाम मैंने पहले ही कर देना था। लॉबी में महाजन को बैठे देखा है मैंने, वो मुझे नहीं देख पाया, लेकिन तुम्हारे यहाँ होने से मुझे हैरानी हुई। ज़्यादा हैरानी तो इस बात से हो रही है कि तुम नगीना की जान लेने जा रही थी। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा करके क्या तुम बच जाती? देवराज चौहान ने तेरे टुकड़े टुकड़े कर देने थे। वो मेरे टुकड़े कर सकता होता तो कब का कर चुका होता। मोना चौधरी गुर्राई। वो क्या तुम देवराज चौहान से ज़्यादा ताकतवर हो? सोहनलाल ने तीखे स्वर में पूछा। कम भी नहीं हूँ। मोना चौधरी गुस्से से पागल हो रही थी। सोहनलाल ने सख्त निगाहों से मोना चौधरी को देखा और कुछ कदम पीछे हट गया। नगीना, सोहनलाल ने कहा, तुम चाहो तो इसे ख़त्म कर सकती हो, गोली मार दो। मैं यहाँ पर इसकी जान लेने से भी ज़्यादा ज़रूरी काम करने आई हूँ, नगीना ने कहा। और इससे पहले मोना चौधरी को समझ पाती, नगीना उछली और हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर की नाल की चोट उसके सिर पर की। मोना चौधरी के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। आंखों के आगे अंधेरा छा उठा। दोनों हाथों से उसने अपना सिर थाम लिया। खुद को संभलने की पूरी भरपूर चेष्टा की, परंतु संभाल न सकी। घुटने मुड़ते चले गए, नीचे गिरते हुए बेहोश हो गई। नगीना ने गहरी सांस ली और रिवॉल्वर अपने कपड़े में छिपाते हुए कहा, इसे भी बाथरूम में बंद कर दो, जल्दी, वक्त कम है। सोहनलाल ने बेहोश मोना चौधरी की बाँह पकड़ी और घसीटते हुए बाथरूम की तरफ लेता चला गया। मिनट भर में ही वापस आया और गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं, वक्त पर पहुँचे हो। नगीना पलट चुकी कुर्सी को ठीक करते हुए कह उठी। तुम अब? तभी दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। नगीना और सोहनलाल की नज़रें मिली। वही आया होगा, नगीना फुसफुसाई। सोहनलाल दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सोहनलाल ने दरवाज़ा खोला। बाहर आधी माँ की सफ़ेद कमीज़ पहने, आंखों पर नज़र का चश्मा चढ़ाए 50-52 बरस का व्यक्ति खड़ा था। क्लीन शेव था वो, इस वक्त बेचैन सा नज़र आ रहा था। अविनाश जी? सोहनलाल ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ हाँ, आइए, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे, कहकर सोहनलाल एक कदम पीछे हटा। मैडम, वो कहते कहते को झटका। भीतर है। अविनाश ने सिर हिलाया, भीतर प्रवेश कर गया। सोहनलाल ने दरवाज़ा बंद किया। नगीना पर निगाह पड़ते ही अविनाश झटका। पूरे कमरे में नजरें दौड़ाईं। क्या हुआ? सोहनलाल ने उसे देखा। मैडम, यहीं है आपके सामने। सोहनलाल ने नगीना की तरफ इशारा किया। लेकिन वो तो, आप भी कमाल करते हैं अविनाश जी। सोहनलाल ने हौले से हंसकर उसके कंधे पर हाथ रखा। यह धंधा ही ऐसा है कि बहुत सतर्क रहना पड़ता है। पुलिस और हिंदुस्तान की गुप्तचर एजेंसियां में चील कौओं की तरह खा जाएंगी अगर हम सतर्क ना रहे। आप क्या चाहते हैं कि इतना लंबा सफ़र तय करके मैडम हिंदुस्तान पहुँचें और अपने असली चेहरे के साथ होटल में ठहरें? ऐसे में तो मैडम को कोई मार देगा या कानून ही पकड़ लेगा। ओह, समझा। अविनाश एकाएक दांत फाड़कर बोला। मैडम ने मेकअप करके चेहरा बदला हुआ है। बिल्कुल ठीक समझे आप। सोहनलाल ने उसका कंधा थपथपाकर हाथ हटा लिया कंधे से। वक्त आपका भी कीमती और हमारा भी। आप भी खतरे में और हम भी। जिस काम के लिए आप आए वो पूरा करते हैं। वो मेरे 15 लाख रुपए रखें, पहले आप सामान तो दीजिए, सोहनलाल ही बोला। नगीना शांत सी खड़ी अविनाश को देख रही थी। उसने अपनी कमीज़ के भीतर हाथ डाला और 2 इंच चौड़ा 4 इंच लंबा पैकेट निकाला और नगीना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम, हिंदुस्तान ने तिब्बत के लिए जो सीक्रेट प्लान बनाया है, ये उस प्लान की फोटोस्टेट कॉपी है। बहुत कठिनता से मैं कागजों की फ़ोटोकॉपी करा पाया हूँ। बहुत खतरा था, किसी की नज़र पड़ जाती तो जेल जाता, नौकरी चली जाती, बदनामी होती, वो अलग। 15 लाख रुपए का मज़ा भी तो आप ही लेंगे। सोहनलाल मुस्कुराया। नगीना ने वो पैकेट थाम लिया। काम हो गया था। अविनाश जी, बोला सोहनलाल, देश से गद्दारी करके कैसा लगता है आपको? मुझे? हाँ हाँ, कैसा लगता है आपको? सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लिया। हिंदुस्तान में आप पैदा हुए, आपके पुरखे भी यहीं पैदा हुए, इस ज़मीन ने आपको सब कुछ दिया। अब आपके बच्चे भी इसी ज़मीन पर जवान हो रहे हैं, फिर भी आप अपनी नौकरी की आड़ में देश को जरा जरा करके बेचने से नहीं चूकते। अविनाश दांत फाड़कर हंस पड़ा। बोला, हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत बिक भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इतने बड़े हिंदुस्तान का। नगीना ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए पैकेट अपने कपड़ों में छिपा लिया। अविनाश जी, सोहनलाल मुस्कुराकर मीठे सर में कह उठा, आप ठीक कहते हैं। आपके ख्याल से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा हिंदुस्तान का। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि एक हरामजादे की हरामजादगी की वजह से इतने बड़े देश का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। लेकिन 100 में से 10 लोग आपकी तरह हरामजादे हो गए तो देश में बचेगा क्या? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देश भी हिंदुस्तान के टुकड़े करके प्रसाद के तौर पर आपस में बांट लेंगे। मुफ्त का माल लेने में किसी को क्या परेशानी हो सकती? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अविनाश हड़बड़ाकर बोला। मैंने वो सीक्रेट दे दिए हैं जो मेरे से मांगे गए हैं। मुझे 15 लाख दीजिए, मैं यहाँ
ज़्यादा नहीं रुक सकता। सोहनलाल ने नगीना को देखा, नगीना ने सोहनलाल को। मोना चौधरी बेहोश तो हुई थी, परंतु तुरंत ही उसके होश वापस आ गए थे। उसके कानों में दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पड़ी। मोना चौधरी ने आंखें खोली। सिर दर्द से फटा जा रहा था। वहां पर से टीस सी उठ रही थी, जहां नगीना ने रिवॉल्वर की नाल की चोट मारी थी। मोना चौधरी ने हाथ की उंगलियों से सिर के पास उस हिस्से को छुआ और आंखें खोली। इधर उधर नज़र घुमाई तो उसने खुद को बाथरूम में पाया। अगले ही पल मोना चौधरी चौंकी। बाथरूम के फर्श पर कोई और भी सुकड़ा सा पड़ा था। अपनी पीड़ा भूलकर मोना चौधरी बैठे ही बैठे आगे हुई और उसे सीधा किया। दूसरे ही पल आंखें फैलती चली गईं उसकी। उसके सामने चीनी सीक्रेट सर्विस की एजेंट ल्यू मौजूद थी, लेकिन वो बेहोश थी। मोना चौधरी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसकी निगाह बाथरूम के बंद दरवाजे की तरफ उठी। बाहर बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। वो समझ ना पा रही थी कि आखिर मामला क्या है। ल्यू यहाँ, नगीना यहाँ, सोहनलाल यहाँ। मिस्टर पहाड़िया ने उसे 405 नंबर कमरे में ये कहकर भेजा था कि यहाँ जो भी युवती मिले उसे खत्म कर दो। तो नगीना मिली, परंतु अब ल्यू भी मिल गई। बेशक वो बेहोश थी। मोना चौधरी को समझते देर न लगी कि वह नगीना के लिए नहीं है, ल्यू के लिए भेजी गई है। ल्यू से वो पाकिस्तान में टकरा चुकी थी और जानती थी कि ल्यू कितनी ज़्यादा खतरनाक है। मामला क्या है? मोना चौधरी बेआवाज़ सी सावधानी से उठी, बाथरूम के बंद दरवाजे को थोड़ा सा खोला और बाहर देखा। कमरे का दृश्य नजर आया। नगीना, सोहनलाल और अविनाश दिखे। उनकी बातें सुनते रहे सब कुछ स्पष्ट होता चला गया कि अविनाश नाम का आदमी 15 लाख में देश की गोपनीय जानकारी ल्यू को बेचने आया था। इससे पहले कि वो बेच पाता, नगीना ल्यू बनकर उसकी जगह पर खड़ी हो गई। ल्यू को बेहोश करके बाथरूम में डाल दिया गया। सचमुच सब कुछ मोना चौधरी के सामने था। नगीना और सोहनलाल अच्छा काम कर रहे थे। शायद मिस्टर पहाड़िया भी इसी सीक्रेट के फेर में थे। तय कर लिया मोना चौधरी ने कि इस सीक्रेट को मिस्टर पहाड़िया को सौंपेगी। नगीना से वो पैकेट उसे हर हाल में लेना होगा। बेहतर मौके की तलाश में मोना चौधरी दरवाजे की झिर्री से कमरे का हाल देखती रही। हम वो नहीं हैं जिसे तुम गोपनीय दस्तावेज की फोटोकॉपी देने आए हो। नगीना शांत स्वर में अविनाश को देखते कह उठी। तुम जिस चीनी एजेंट से मिलना चाहते थे वो बाथरूम में बंद है। क्या? च्यों उठा अविनाश। वो चीनी एजेंट इस वक्त बेहोश है। उसकी जगह पर मैं मौजूद हूँ। नगीना की आवाज़ में गंभीरता आ गई। ये तुम क्या कह रहे? उसी ने तो मैं 15 लाख देने थे। अविनाश ठगा सा खड़ा रह गया। सोहनलाल पहुंचा और कड़वे स्वर में क्या उठा। क्या हुआ भैया? तो तुम लोग कौन हो? अविनाश के ओंठों से घबराया सा स्वर निकला। कोई भी नहीं। सोहनलाल ने उसका कंधा थपथपाया। हम तो खामा खा के है। फिर उसने नगीना को देखा। इसे तो इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। रहने दो, ऐसे लोग ज़्यादा देर बचे नहीं रह पाते। नगीना ने कहा। कोई मार ही देता है। छोड़ दें इसे? हाँ, मुझे छोड़ दो। अविनाश घबराया, कांपता हुआ क्या उठा। लेकिन चीनी एजेंट ल्यू को ख़त्म कर देना बेहतर होगा। नगीना का स्वर कठोर हो गया। सोहनलाल ने सिर हिलाया, रिवॉल्वर निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ा। अविनाश घबराया सा खड़ा नगीना को देखे जा रहा था। मैं जाऊं? उसके होंठों से कांपता सा स्वर निकला। खड़े रहो, हमारे जाने के बाद यहाँ से जाना। सोहनलाल ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और रिवॉल्वर थामे भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही चीनी एजेंट ल्यू बेहोश पड़ी थी। सोहनलाल ठिठका। मोना चौधरी नहीं दिखी। सोहनलाल पीछे पलटने की सोच ही रहा था कि उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पर जोरदार ठोकर पड़ी। रिवॉल्वर हाथ से निकलकर बाथरूम के फर्श पर जा पड़ी। सोहनलाल ने फुर्ती से पलटना चाहा कि उसकी कमर पर ठोकर पड़ी। वो लड़खड़ाया और बेहोश पड़ी ल्यू के ऊपर जा गिरा। मोना चौधरी फुर्ती से आगे बढ़ी और सोहनलाल की रिवॉल्वर उठाकर हाथ में ले ली। सोहनलाल उसके हाथ में अपनी रिवॉल्वर पाकर ठटका, फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। मोना चौधरी के चेहरे पर जहरीले भाव नाच रहे थे। आजकल तूने बहुत उड़ना शुरू कर दिया है। मोना चौधरी व्यंग भरे स्वर में कह उठी। सोहनलाल के होठ भिज गए। कहाँ है देवराज चौहान? नहीं जानता। चल। मोना चौधरी ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर से दरवाजे की तरफ इशारा किया। बाहर निकल। सोहनलाल बाहर निकला। पीछे रिवॉल्वर थामे मोना चौधरी थी। यह देखकर नगीना की आंखें सिकुड़ी, होठ भिज गए। अविनाश अभी तक हक्का बक्का खड़ा था। तू बहुत गलत कर रही है। नगीना क्या उठी। बेला, मोना चौधरी क्या उठी। अगर तूने मुझे पहले बता दिया होता कि इस कमरे में ठहरी युवती तू नहीं, चीनी एजेंट ल्यू है, तो शायद हम में झगड़े की नौबत ना आती। मैंने समझा तू ही है जो देश के खिलाफ काम कर रही है। यही वजह थी कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आ गया। नगीना मोना चौधरी को घूरती रही। तुम दोनों इस मामले में कैसे आए? मोना चौधरी का स्वर सामान्य था। मुझे कहीं से पता चल गया था कि यहाँ पर हमारे देश का गद्दार चीनियों को गोपनीय दस्तावेज देने वाला है। मैं ये काम रोकना चाहता था। सोहनलाल ने शांत स्वर में कहा। परंतु अकेले इस काम को कर नहीं सकता था और देवराज चौहान, जगमोहन मुझे मिले नहीं। तो तूने बेला को साथ ले लिया? हाँ, परंतु तुम्हें यह देखकर मुझे अजीब सा लगा।
मुझे भी पता चल गया था कि यहाँ पर देश के खिलाफ कुछ हो रहा है, मोना चौधरी कह उठी। इसलिए इस काम को रोकने आ गई। अब वो पैकेट तुम मुझे दे दो बेला। क्यों? नगीना के माथे पर बल पड़े। उसमें देश के गोपनीय राज हैं, तुम्हारे पास उनका रहना ठीक नहीं। मुझे दो वो पैकेट, ताकि तुम गद्दारों को वो गोपनीय दस्तावेज ऊंचे दामों में बेच सको। बेला, मोना चौधरी गुर्रा उठी। चीख मत। अगर वो पैकेट तूने मुझसे लेने की कोशिश की तो मैं तेरे मुकाबले पर आ जाऊंगी। अब तक तो मैं तेरे वारों से अपना बचाव ही कर रही थी। नगीना कठोर स्वर में कह उठी। मोना चौधरी दांत भींचे नगीना को देखने लगी। क्या करेगी तू देश के उन गोपनीय दस्तावेजों का? वो अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे। ये काम मैं करूंगी। तेरा भरोसा नहीं है मुझे। तू देश के दुश्मनों को ऊंची कीमत पर बेच भी सकती है। मोना चौधरी ने खा जाने वाली निगाहों से नगीना को देखा। तो तू उन दस्तावेजों को मेरे हवाले नहीं करेगी? मोना चौधरी ने एक एक शब्द चबाया। कभी नहीं। वो देश की अमानत है और देश के आला अफसरों के पास वो कागज़ पहुंच जाएंगे। मोना चौधरी फुर्ती से आगे बढ़ी और रिवॉल्वर सोहनलाल के पेट से सटा दी। अगर तूने मुझे वो कागज़ नहीं दिया तो मैं सोहनलाल को शूट कर दूंगी। मिन्नू, तू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं तेरे मुकाबले पर उतारूँ। नगीना दांत किटकिटा उठी। मोना चौधरी के चेहरे पर जहरीली मुस्कान थिरक उठी। मना किसने किया? किसी ने रोका नहीं है मुझे। नगीना के होठों से फुफकार सी निकली। लेकिन छोटी बहन के नाते मैं तेरे को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती, परंतु तू मुझे मजबूर कर रही है कि वो गोपनीय दस्तावेज मुझे दे दे बेला। मोना चौधरी के सर में अब धमकी भर आई थी। मोना चौधरी और नगीना मौत सी निगाहों से एक दूसरे को देखती रहीं। नगीना ने अविनाश का दिया वो पैकेट अपने कपड़ों से निकाला और खतरनाक स्वर में कह उठी, मैं ये पैकेट तेरे से वापस लेकर रहूँगी मिन्नो। मोना चौधरी दांत भींचे नगीना को देखे जा रही थी। सोहनलाल के पेट से रिवॉल्वर लगाए मोना चौधरी बेहद सतर्क थी। सोहनलाल को ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि मोना चौधरी लापरवाह दिखे और वो रिवॉल्वर पर झपट सके। नगीना ने पैकेट मोना चौधरी की तरफ उछाल दिया। मोना चौधरी ने पैकेट को लपकने का प्रयास न किया और उसकी टांगों से टकराकर कालीन पर जा गिरा। ये पैकेट मैं वापस लेकर रहूँगी। नगीना ने पुनः शब्दों को चबाकर दरिंदगी से कहा। 4 कदम आगे चला जा। मोना चौधरी ने सोहनलाल के पेट में नाल का दबाव बढ़ाकर कहा। सोहनलाल आगे बढ़ गया। मोना चौधरी ने सावधानी से नीचे पड़ा पैकेट उठा लिया। अब ठीक है। मोना चौधरी ने मुस्कुराकर नगीना और सोहनलाल को देखा। नगीना खा जाने वाली निगाहों से मोना चौधरी को देख रही थी। यही वह वक्त था जब नगीना और सोहनलाल ने लियू को बाथरूम से तीव्रता से बाहर निकलते देखा। वो होश में आ चुकी थी और बाहर के हालातों से भी वाकिफ़ हो चुकी थी। मोना चौधरी ने दोनों के चेहरों के बदलते भावों को देखा तो उसने भी उधर देखने के लिए गर्दन को घुमाया जिधर वो दोनों देख रहे थे। ठीक इसी पर लियू का शरीर मोना चौधरी से टकराया। मोना चौधरी के पांव उखड़ गए। रिवॉल्वर हाथ से निकल गई। इससे पहले कि वो पैकेट हाथ से निकलकर नीचे गिरता, लियू ने फुर्ती से वो पैकेट लपका और तीर की भांति दरवाजे की तरफ दौड़ी। रास्ते में खड़ा अविनाश चीनी युवती को देखकर चौंका। ए! अविनाश ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। कहाँ जा रही हो? मेरा 15 लाख तो देती। लियू का घूंसा अविनाश के चेहरे पर पड़ा। अविनाश चीख कर नीचे जा गिरा। लियू पैकेट थामे दरवाजे की तरफ दौड़ी। तभी सोहनलाल ने दौड़ लगाई और लियू के हाथ में पकड़े पैकेट पर झपट्टा मारा। दोनों टकराए और नीचे लुढ़क गए। आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पैकेट पास ही गिर गया था। मोना चौधरी पैकेट पर झपटी, लेकिन तब तक नगीना भी पैकेट की तरफ बढ़ चुकी थी। ये देश की अमानत है, नगीना ने दांत भींच कर कहा। यह पैकेट तेरे हाथों में नहीं आने दूंगी मिन्नो, सुरक्षित हाथों में। वही तो मैंने करना है। झूठ बोलती है तू देश के गोपनीय दस्तावेज दुश्मनों को ऊंची कीमत पर बेच देगी। इतना गिरा हुआ समझती है मुझे? मैं नगीना के हाथों में वो पैकेट आ गया था। मोना चौधरी ने उसी पर नगीना की टांग पकड़ी और झटका दिया। नगीना धड़ाम से नीचे जा गिरी। पैकेट 2 कदम दूर जा गिरा। मोना चौधरी तीर की भांति पैकेट पर झपटी, उसे उठाया और फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर बाहर को दौड़ती चली गई। नगीना उछलकर खड़ी हो गई। वो भी बाहर की तरफ दौड़ी। सोहनलाल, नगीना दरवाजे से बाहर निकलते कह उठी। मिन्नो, वो पैकेट ले भागी है। इसके साथ ही नगीना बाहर निकल गई। सोहनलाल लियू से उलझा हुआ था। नगीना के शब्दों को सुनते ही लियू को छोड़कर उठा और खुद दरवाजे से बाहर निकल गया। लियू उछलकर खड़ी हुई हैरान परेशान खड़े अविनाश को देखकर कहा, भाग जा, यहीं खड़ा रहा तो फंस जाएगा। मेरे 15 लाख मर यहीं पर। लियू ने दांत भींच कर कहा और बाहर निकल गई। मोना चौधरी जब पैकेट थामे कमरे से निकली तो ये इत्तेफाक ही था कि बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मोना चौधरी ने फुर्ती से भीतर प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। चंद पलों बाद बाहर दौड़ते कदमों की आवाज़ गूंजी। मोना चौधरी ने मोबाइल फ़ोन निकाला और लॉबी में बैठे महाजन का नंबर मिलाने लगी। तभी बाहर पुनः दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पैकेट उसके पास था, इसलिए वो जानती थी कि अब उस कमरे में कोई नहीं रुकेगा। सब उसके लिए होटल से बाहर निकलेंगे। बैल हुई और महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। कहो बेबी। लॉबी में हो? हाँ तुम? यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलो। अभी तुम नगीना, सोहनलाल और नगीना? महाजन का चौंका स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान की पत्नी और तुम्हारी पूर्व जन्म की बहन बेला?
तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, मेरी बात सुनो। मोना चौधरी ने दांत भींच कर कहा। नगीना यानी बेला, सोहनलाल और चीनी एजेंट ल्यू होटल से बाहर निकलने जा रहे हैं। देखो वो कहाँ हैं। नगीना और सोहनलाल के सामने मत पड़ना, उन्हें जाने देना। उनकी नज़रों में भी मत आना। वो जानते हैं कि तुम लॉबी में हो, तुमने ल्यू को ख़त्म करना है। समझा? लेकिन मैं ल्यू को पहचानूंगा कैसे? वो चीनी है और इस वक्त उसने सफ़ेद रंग का टॉप पहन रखा है। उसके बाल कंधे तक खुले लंबे हैं। ठीक है, ल्यू किसी भी कीमत पर बच ना सके। दूसरी तरफ से महाजन ने फ़ोन बंद कर दिया था। महाजन ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा कि तभी उसकी निगाह 45 वर्षीय व्यक्ति पर पड़ी, जिसने अंडरवियर पहन रखा था। वो अभी अभी बाथरूम से निकला और हैरानी से मोना चौधरी को देख रहा था। मोना चौधरी मुस्कुराई। तो तुम कौन हो? भीतर कैसे आई? उसके होंठों से अजीब सा स्वर निकला। मोना चौधरी ने उसे सिर से पांव तक देखा और क्या उठी। मुझे होटल की तरफ से भेजा गया है। होटल की तरफ से? हाँ, शायद आपको पता नहीं कि होटल में ठहरने वाले कस्टमरों को मालिश की सुविधा दी जाती है। अगर वे मालिश कराना चाहते हैं तो मैं उसी काम के लिए आई हूँ, मोना चौधरी ने कहा। उसने मोना चौधरी को सिर से पांव तक देखा। तुम करोगी मालिश? अगर आपके पास फुर्सत हो और आप करवाना चाहें तो। मोना चौधरी पुनः मुस्कुराई। कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की से मालिश नहीं करवाना चाहेगा। कहते हुए उसने मोना चौधरी के हाथ में दबे पैकेट को देखा। तुम्हारे हाथ में क्या है? मालिश के लिए तेल। पैकेट में खास तेल है, हवा लग जाए तो तेल उड़ जाता है। मोना चौधरी आगे बढ़ते क्या उठी। कहाँ करवाएंगे मालिश, यहीं पर या बेडरूम में? मेरे ख्याल में बेडरूम में बेहतर रहेगा। हाँ, लेती क्या हो? फ्री सर्विस है होटल की तरफ से। वो तो मालिश की फ्री सर्विस हुई, मेरी सर्विस करने का क्या लोगी? उसने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। कैसी सर्विस चाहते हैं आप? ऑयल बदलना है। वो मुस्कुराया। इतने से ही मेरा इंजन दुरुस्त हो जाएगा। मेरी सर्विस देखकर फीस खुद ही तय कर लीजिएगा। आओ बेडरूम में, कहकर वो पलटा और दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मोना चौधरी दबे पाँव उसके पीछे लपक कर पहुंची और हथेली की तीव्र चोट उसकी गर्दन पर की। उसके होठों से कराह निकली और बेहोश होकर वो नीचे जा लुढ़का। मोना चौधरी आगे बढ़कर सोफा चेयर पर जा बैठी और हाथ में थामे पैकेट को देखने लगी। चेहरे पर गंभीरता थी। फिर फ़ोन निकाला और मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर पहाड़िया का प्राइवेट नंबर मिलाया। कॉल मिली। उधर से मिस्टर पहाड़िया की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो मिस्टर पहाड़िया। ओ बेटी, तुम? काम हो गया? अभी तो नहीं, लेकिन जो हुआ वो आपको बताना चाहती हूँ। मोना चौधरी ने कहा। होटल के कमरे में हुई सारी बात मिस्टर पहाड़िया को बताई। मुझे नहीं मालूम था कि इस मामले में कोई और भी दिलचस्पी ले रहा है। मिस्टर पहाड़िया का गंभीर सर कानों में पड़ा। ल्यू कब से आपकी निगाह में थी? जब वो हिंदुस्तान भी नहीं पहुंची थी। चीन स्थित हमारे एजेंट ने खबर दी थी कि चीनी एजेंट ल्यू चीन से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। उसने दिल्ली के होटल रेड रोज़ के 405 नंबर कमरे में ठहरना है और वहाँ पर उसे किसी ने गोपनीय दस्तावेज देने आना है। तब से ही हम 405 नंबर कमरे पर नज़र रख रहे थे। ल्यू को वहाँ ठहरे 30 घंटे हो चुके थे और हमें शक था कि वो हमारी निगाहों से ओझल हो सकती है। उससे मिलने अभी तक कोई नहीं आया था। यूँ तो उसे हमारे एजेंट भी ख़त्म कर सकते थे, परंतु मैं नहीं चाहता था कि चीनी एजेंट ल्यू को ख़त्म करने के लिए मेरे एजेंट फ्रेम में आए। ऐसे में उसे ख़त्म करने का काम तुम्हारे हवाले कर दिया। वो कौन था जो ल्यू को गोपनीय कागज़ देने आया था? अविनाश नाम है उसका। मोना चौधरी ने नाम के साथ उसका हुलिया भी बता दिया। ठीक है, वो गद्दार कुछ ही घंटों में कानून की गिरफ्त में होगा। अब तुम्हारी क्या पोजीशन है? मैं सुरक्षित हूँ। गोपनीय दस्तावेज का पैकेट मेरे पास है। उस पैकेट को कहाँ पर लेना चाहेंगे आप? मोना चौधरी और मिस्टर पहाड़िया के बीच जगह और वक्त तय हुआ। इसका मतलब चीनी एजेंट ल्यू बच निकली? मिस्टर पहाड़िया ने पूछा। कुछ पक्का नहीं है, महाजन उसके पीछे लग गया होगा। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। चूँकि गोपनीय कागजात मेरे पास है, ऐसे में कम से कम 2 घंटे तक बाहर नहीं निकलना चाहती। रिस्क लेने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि बेला यानी नगीना मुझे तलाश करने की भरपूर चेष्टा कर रही होगी। वो दूर नहीं गई होगी। वो बहुत खतरनाक है और कागजातों के पास होते हुए मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहती। कागजातों की डिलीवरी देने वक्त पर पहुंच जाना। अब से ठीक 3 घंटे बाद मुलाकात होगी। महाजन लॉबी में रुका नहीं। मोना चौधरी से फ़ोन पर बात करते करते ही मुख्य द्वार से बाहर निकलकर पार्किंग में मौजूद कारों की कतारों की तरफ बढ़ चुका था और जब बात खत्म करके फ़ोन जेब में रखा तो उस कार तक पहुंच चुका था जिसमें बैठकर वो यहाँ तक आए थे। महाजन कार में बैठा और कार स्टार्ट कर ली। नज़रें होटल से बाहर निकलने वाले दरवाजे पर टिकी रहीं। यूँ तो होटल से बाहर निकलने के ढेरों रास्ते थे, परंतु महाजन सारे हालातों को समझता हुआ इसी नतीजे पर पहुंचा था कि वह मोना चौधरी को तलाश करने के लिए मुख्य द्वार से ही बाहर निकलेगी। ऐसा हुआ भी। 5 मिनट बाद ही उसने चीनी युवती को होटल के दरवाजे से बाहर निकलते देखा। उसने सफ़ेद टॉप पहन रखा था और उसके लंबे खुले बाल कंधे तक झूल रहे थे। वो लंबी थी, खूबसूरत थी, परंतु इस वह व्याकुल सी नज़र आ रही थी। महाजन की निगाह उस पर टिक चुकी थी। मात्र 100-125 कदम की दूरी पर थी वो। महाजन होठ भींचे उसे देखता रहा। ल्यू को उसने इधर उधर देखते पाया। शायद वो मोना चौधरी की तलाश में नज़रें घुमा रही थी। महाजन ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। आंखों ही आंखों में फासला तोला।
आसानी से ल्यू को वो निशाना बना सकता था, परंतु महाजन ने महसूस किया कि इस वक्त वो गोली की रेंज से बाहर है। कुछ पास होती तो ठीक था। महाजन ने कार से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ने की सोची कि करीब पहुंचकर निशाना लेगा। तभी उसने ल्यू को वहां से हटकर एक तरफ खड़ी कारों की तरफ बढ़ते देखा। शायद वो वहां से जा रही थी, यानी कि वो समझ चुकी थी कि यहाँ रुकना उसके लिए खतरे से खाली ना था। वो विदेशी एजेंट थी और चोरी छिपे हिंदुस्तान में आई थी। पुलिस की नज़रों में आ गई तो बच पाना कठिन हो जाएगा। महाजन के देखते ही देखते वो कार में बैठी और कार आगे बढ़ गई। महाजन ने कार आगे बढ़ाई और सावधानी से उसे पीछा करने लगा। देखते ही देखते दोनों कारें सड़क पर आ गई थीं। फासला रखे महाजन ल्यू की कार को निगाहों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। कोई उचित मौका देखकर ल्यू को घेरकर वो शूट कर देना चाहता था। ल्यू ने मोबाइल निकालकर नंबर मिलाया। इस दौरान उसकी निगाह बार बार बैक रिव्यू मिरर पर जा रही थी। चेहरे पर गुस्सा और कठोरता उछाले मार रहा था। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ल्यू, कहो, सब ठीक? गड़बड़ हो गई। ल्यू दांत भींच कर कह उठी। वहाँ मोना चौधरी आ पहुंची थी। मोना चौधरी? आवाज़ कानों में पड़ी। वो इश्तिहारी, वही। अब तो परेशानी कहाँ से आ गई? क्या मोना चौधरी ने गड़बड़ कर दी? हाँ, वो। हैरानी है कि तुम मोना चौधरी को नहीं संभाल पाई। क्या हो गया तुम्हें ल्यू? ज़ुबान बंद रखो। मोना चौधरी कोई खेल नहीं है। तुम उसे ठीक से नहीं जानते, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। मोना चौधरी के अलावा नगीना और सोहनलाल नाम के दो और भी थे। असल गड़बड़ तो उन्होंने की मेरे साथ, वरना मैं अपने मिशन में सफल हो गई होती। मोना चौधरी से भी मैं आसानी से निपट लेती। मुझे बताओ कि वहाँ। मैंने तुम्हें ये सब बातें बताने के लिए फ़ोन नहीं किया। ल्यू बैक व्यू मिरर में नज़र मारती कह उठी। होटल से निकलते ही मेरे पीछे कोई लग गया है। मेरा पीछा किया जा रहा है। कौन है वो? क्या मोना चौधरी? मैं नहीं जानती। मेरे ख्याल में कोई आदमी कार चला रहा है। किसी को भेजोगे वो पीछे आने वाले को उलझाए और मैं उसकी नज़रों से निकल जाऊँ। उससे पीछा छुड़ाने में शोर नहीं करना चाहती। ठीक है, मुझे अपनी पोजीशन बताओ। इस वक्त कहाँ हो तुम? ल्यू ने बताया। अपना फ़ोन खुला रखो, जो भी सड़क पकड़ो बताती जाना। 10 मिनट में कोई तुम तक पहुँच जाएगा। मैं रात को वापस चीन जाना चाहती हूँ। इंतज़ाम कर दो। हो जाएगा। आज रात का डिनर मेरे साथ लेना। भाड़ में जाओ तुम। तुम्हें डिनर की पड़ी और मेरा मिशन असफल हो गया। गुस्सा क्यों करती हो? स्पाई की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते ही रहते हैं। जब वो असफल होता है तो मैं हिम्मत से काम लेना चाहिए। लियो ने जवाब नहीं दिया और फ़ोन को गोद में रख लिया। सामने रेड लाइट आ रही थी। वहाँ पहले से ही वाहन खड़े थे और उसे भी कार रोकनी पड़ रही थी। कार रोकते हुए लियो ने बैक व्यू मिरर पर नज़र मारी। पीछे वाली कार करीब आती जा रही थी और देखते ही देखते उसके बगल में आ रुकी। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे महाजन को देखा। महाजन भी उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली। महाजन ने पास ही रखी रिवॉल्वर उठाई और ल्यू को देखते ही देखते उसका निशाना लेते हुए ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने का कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। ल्यू की आंखें फैल गईं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि बचने का कोई रास्ता ना था। सीट पर बैठी वो यूं ही जरा सी पीछे हुई और उसी क्षण गोली उसकी नाक को गर्मी देती दरवाजे की खुली खिड़की से बाहर निकल गई। ल्यू ने वक्त बर्बाद न किया। दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते हुए सड़क के दूसरी तरफ भागती चली गई। रेड लाइट हुई पड़ी थी। आगे भी गाड़ियाँ थीं और पीछे भी। महाजन ने एक पल की भी देरी न की और वो भी कार से निकलकर ल्यू के पीछे दौड़ा। हाथ में रिवॉल्वर दबी हुई थी। काफ़ी आगे ल्यू सड़क पर दौड़े जा रही थी। यह नज़ारा देखने वाले लोग सहमे से हक्के बक्के रह गए थे। तभी ल्यू की तरफ से गोली चली। महाजन अपने आप को बचाने के लिए पल भर के लिए ठिठका। उसी पल ल्यू पास की गली में दौड़ते हुए प्रवेश कर गई। महाजन भी दौड़ते हुए गली में प्रवेश करता चला गया। तभी गली के भीतर से गोली आई, जो कि महाजन को अपने कंधे के पास से निकली महसूस हुई। महाजन फौरन पास की कार के पीछे दुबक गया। आहट पाने की चेष्टा करने लगा। कई मिनट बीत गए, कोई आहट नहीं मिली। कोई गोली नहीं आई उसकी तरफ। आखिरकार वो उठा। रिवॉल्वर थामे सावधानी से वो कार की ओर से निकला। गली खाली थी, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। एकमात्र वही कार खड़ी थी जिसके पीछे वो हड़बड़ाकर छिप गया था। दूसरी कोई कार वहाँ नहीं थी जिसके पीछे ल्यू के छिपे होने का शक पैदा होता। गली में ल्यू का कोई नामो निशान नहीं था। वो निकल चुकी थी। 1 घंटा बीत गया था नगीना और सोहनलाल को मोना चौधरी को तलाश करते हुए, परंतु वो होटल में कहीं भी नहीं मिली। नगीना झल्लाई हुई थी। वो इतनी जल्दी होटल से नहीं बाहर निकल सकती, नगीना ने बेचैनी से कहा। मैं उसके पीछे पीछे ही कमरे से निकली थी, परंतु वो कहीं भी नज़र नहीं। कहते कहते नगीना ठिठकी। क्या हुआ? सोहनलाल उसके चेहरे के भाव देखकर क्या उठा। मोना चौधरी कमरे से निकलकर इतनी जल्दी कमरों की गैलरी से गायब भी नहीं हो सकती थी। तुम्हारा मतलब कि 405 से निकलकर वो किसी दूसरे कमरे में चली गई? यही हो सकता है, कहते हुए नगीना लिफ्ट की तरफ दौड़ी। जल्दी वो चौथी मंजिल की गैलरी में थी। सब दरवाजे बंद थे। 404 नंबर कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। नगीना कुछ पल दरवाजे को देखती रही, फिर आगे बढ़ी। दरवाज़ा ढकेल कर पूरा खोला और भीतर प्रवेश कर गई। कमरा खाली नजर आया। कुछ पल वो खड़ी रही। कोई ना दिखा। वो आगे बढ़ी। उधर दूसरा दरवाज़ा नज़र आ रहा था।
नगीना ने उस दरवाजे से भीतर प्रवेश किया तो ठिठक गई। सामने ही बेड पर एक आदमी बंधा हुआ पड़ा था। टांगों को गाउन की डोरी से बांध रखा था, बाहों को पीठ पीछे करके बांध रखा था और मुंह में बनियान ठूस रखी थी। नगीना फौरन आगे बढ़ी और उसके मुंह से ठुसी बनियान निकाली। वो जानवरों की तरह मुंह खोले गहरी गहरी सांसें लेने लगा। किसने बांधा तुम्हें? नगीना ने जल्दी से पूछा। क्या हुआ जो तुम भी होटल की सर्विस की तरफ से आई हो? एकाएक वो गला फाड़कर चीखा। धन्य हो गया मैं इस होटल में ठहर कर। क्या सेवा है मालिश की? वो तो धो गई मुझे तेल से। तुम क्या साबुन से तेल उतारने आई हो? हुआ क्या? तुम जैसी कोई आई थी होटल की तरफ से मालिश करने, हाथ में तेल का पैकेट पकड़ा हुआ। तेल का पैकेट? नगीना ने तेज स्वर में पूछा। उसने ही कहा था कि तेल का पैकेट है, वो गुस्से से बोला, लेकिन ठोक पीट कर चली गई। तेल लगाया ही नहीं मुझे, कहती थी ऑयल बदलेगी मेरा। बुरा हाल कर दिया होटल वालों ने। मैं बिल नहीं दूंगा। मत देना, नगीना ने कहा। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, मेरे हाथ पाँव तो खोल दो। नगीना ने हाथ पाँव खोलते हुए पूछा। उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे? बताओ मुझे, मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगी। उसने मोना चौधरी के कपड़े बताए। नगीना समझ गई कि 405 से निकलकर मोना चौधरी उसी पल 404 में आ गई थी। दरवाज़ा खुला हुआ होगा, परंतु वो जल्दबाजी में इस बात को महसूस न कर सकी और सीधा निकल गई थी। कब गई वो? 10 मिनट हो गए, वो गुस्से से बोला। मैंने मीटिंग में जाना था, सब सत्यानाश हो गया, मालिश भी नहीं हुई। नगीना समझ गई कि मोना चौधरी पैकेट के साथ होटल से निकल गई। इसके साथ ही नगीना के चेहरे पर कठोरता आ गई। वो पलटी और कमरे से बाहर निकलती चली गई। नीचे पहुंची, सोहनलाल मिला। मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं। उसके पास पहुंचते ही सोहनलाल कह उठा। मोना चौधरी अब होटल में नहीं होगी, वो निकल कर जा चुकी है। नगीना ने सख्त स्वर में कहा। कैसे पता? सोहनलाल के माथे पर बल पड़े। नगीना ने बताया। मैं पहले से ही जानता था कि मोना चौधरी को हम नहीं पकड़ पाएंगे। उसे तलाश करने में जितनी देर होती जा रही है वो हमारे हाथों से उतनी ही दूर होती जा रही है। सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। नगीना के चेहरे पर कठोरता थी। आसपास देखती वो क्या उठी। यहाँ से बाहर निकलो। मिन्नो को ढूंढने की वजह से हम होटल वालों की नज़रों में आ चुके हैं। शायद वो भी जानना चाहते होंगे कि हम होटल में क्या तलाश कर रहे हैं। नगीना और सोहनलाल होटल से बाहर निकल गए। मुझे डर है कि मिन्नो देश के उन गोपनीय कागजातों का सौदा किसी से ना कर ले। सोहनलाल ने नगीना को देखा और गंभीर स्वर में कह उठा। वो ऐसा नहीं करेगी। ऐसा कर सकती है मिन्नू। नगीना ने अपने शब्दों पर जोर दिया। मोना चौधरी को इस बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो कुछ भी करे परंतु देश से गद्दारी नहीं करेगी। दौलत सब कुछ करा देती है। मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता, सोहनलाल ने कहा और नगीना को देखा। तुम चाहती क्या हो? मिन्नू को तलाश करके उससे वो पैकेट वापस लेना। नगीना ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम्हें मोना चौधरी पर इतना शक नहीं करना चाहिए। अगर उसका मन साफ होता तो मेरे हाथों से क्या वो कागजातों वाला पैकेट छीनती? कोई वजह होगी जो उसने ऐसा किया। नगीना ने सोहनलाल के सूखे पतले चेहरे को घूरा। मैं मिन्नू से वो पैकेट वापस लूँगी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? नगीना ने सपाट स्वर में पूछा। अगर तुम ऐसा करने की ठान चुकी हो तो मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। सोहनलाल क्या उठा। मिन्नू की तलाश करनी होगी, कठिन काम है। सोहनलाल ने पुनः लंबी सांस ली। फिर भी मैं उसे तलाश करने की चेष्टा करूँगा। चेष्टा नहीं, पक्के तौर पर उसे तलाश करना है। नगीना दृढ़ता भरे स्वर में क्या उठी। सोहनलाल ने नगीना को देखा और हौले से सिर हिला दिया। मोना चौधरी ने सड़क के किनारे टैक्सी रुकवाई और किराया देकर फुटपाथ पर ही आगे बढ़ गई। ये भीड़ भरा इलाका था। शाम के 4 बज रहे थे। लोगों का आना जाना लगा हुआ था। मोना चौधरी लोगों की टक्करों से खुद को बचाती फुटपाथ पर आगे बढ़ती जा रही थी। आज गर्मी बहुत कम ही थी। सूर्य में तीखापन नहीं था। कुछ आगे जाने पर बाटा का शोरूम देखा तो वो भीतर प्रवेश कर गई। काफ़ी बड़ा शोरूम था, लोग भी काफ़ी थे। मोना चौधरी ने हर तरफ निगाह मारी तो मिस्टर पहाड़िया नजर आ गए, जो कि जूतों के रैक के आगे जूतों को पसंद करने वाले ढंग में देख रहे थे। मोना चौधरी पास पहुंची। बाटा के जूते अच्छे होते हैं, वो बोली। मिस्टर पहाड़िया ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। जो जूता पाँव में बढ़िया ढंग से फिट आ जाए वही अच्छा होता है। ये भी ठीक है। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? 5 मिनट पहले ही मैं आया हूँ। मोना चौधरी ने कमीज के भीतर हाथ डालकर पैकेट निकाला और उनकी तरफ बढ़ाया। ये लीजिए। मिस्टर पहाड़िया ने पैकेट थामकर मोना चौधरी को देखा। ल्यू का कुछ पता चला? महाजन उसके पीछे गया है, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मोना चौधरी ने कहा। उसे ख़त्म कर दिया जाता तो बेहतर रहता। मुझे मौका नहीं मिला। मैं वहाँ मैं हालातों में उलझ गई थी। बेहतर होता कि मुझे इस मामले में डालने की अपेक्षा ल्यू को आप ही होटल में घेर कर ख़त्म कर देते। मोना चौधरी बोली। ऐसा संभव नहीं था। मेरे सामने कई कठिनाइयाँ थीं। मिस्टर पहाड़िया ने कहा। तुम समझ नहीं सकोगी। अविनाश को हमने पकड़ लिया है। मेरे यहाँ पहुँचने के बाद ही उसके पकड़े जाने की खबर मुझे मिली। ये तो अच्छा हो गया। तुम जूते पसंद करो, मैं चलता हूँ। ल्यू के बारे में अच्छी खबर मिले तो मुझे बता देना। मोना चौधरी ने सिर हिलाया। तुम्हारे इस काम का मेहनताना तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। मिस्टर पहाड़िया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी और वो पलट कर बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गए। पैकेट उनके हाथ में था। मोना चौधरी के देखते ही देखते वो बाहर निकल गए। तभी सेल्समैन पास आ पहुंचा। मैडम, कुछ पसंद आया? इससे भी कुछ बढ़िया दिखाऊं?
नया स्टॉक आया है, एकदम मस्त डिज़ाइन है वो। मुझे लिबर्टी की बैली चाहिए। लिबर्टी? सेल्समैन अचकचाया। यहाँ तो बाटा का सामान मिलता है, सब हमारी नकल करके। लिबर्टी का शोरूम किधर है? बगल में। मोना चौधरी बड़ी और शोरूम से बाहर आकर टैक्सी की तलाश में नज़र दौड़ाने लगी। तभी जेब में पड़े मोबाइल की बेल बज उठी। मोना चौधरी ने फ़ोन निकालकर स्क्रीन पर आया नंबर देखा। महाजन था दूसरी तरफ। कहो। मोना चौधरी ने कॉलिंग स्विच दबाकर मोबाइल कान से लगाया। बेबी, वो बच निकली। इन शब्दों को सुनते ही मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। वो बहुत तेज़ और ख़तरनाक है। मेरा वास्ता उससे पहली बार पड़ा था। महाजन की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। जानती हूँ उसे। वो चीन की मानी हुई जासूस है। उसे ख़त्म कर पाना इतना आसान भी नहीं है। वो पैकेट तुम्हारे पास ही है ना? महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। मेरे पास था, अब मिस्टर पहाड़िया के पास पहुंच चुका है, मोना चौधरी बोली। जहांगीर से मिलना है, वो हमारे इंतज़ार में बैठा होगा। तुम इस वक्त कहाँ हो? मोना चौधरी ने पूछा। पल भर की खामोशी के बाद महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम रानी बाग के चौराहे पर पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। उधर पास ही जहांगीर की तरफ चल पड़ेंगे। मैडम तारा अगले दिन नींद से उठी तो दिन कब का निकल चुका था। अब तो दिन भी खिलने लगा था। उसने इस वक्त कुछ भी न पहन रखा था। सरदार जगदम्बा भी वहाँ नहीं था। रात की बातें याद करके तारा के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। बेशक वो 50 बरस की ही सही, लेकिन सरदार जगदम्बा को अपने लटके झटके दिखाकर उस पर पूरी तरह काबू पा लिया था। सरदार जगदम्बा कबीले की औरतों में ही व्यस्त रहा था। बाहरी औरत उसका अंदाज उसने पहली बार देखा था। ऐसे में उसके सिर पर दीवानापन तो सवार होना ही था। मैडम तारा उठी और कमर के गिर्द वही रात वाला कपड़ा लपेट लिया और सीने पर बड़े बड़े पत्तों की लड़ी बांधी और खुले बालों को गूंथ कर सिर पर बांधा। मैडम तारा के दिलो दिमाग में अनजानी सी उत्तेजना दौड़ रही थी। राज जगदम्बा ने उससे वादा किया था कि उसे दिन में अपना खजाना दिखाएगा और ये भी बताएगा कि वहाँ से सुरक्षित ढंग से कैसे खजाना निकाला जा सकता है। जगदम्बा के मुताबिक ये बात उसके अलावा कबीले में से पुजारी ही जानता है। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास सरगना, जो कि आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाहर से यदा कदा बस्ती वालों की आती आवाज़ें कानों में पड़ रही थीं। मैडम तारा बाहर निकलने की सोच रही थी कि कानों में कदमों की आवाज़ें पड़ी। उसकी निगाह दरवाजे पर जा ठहरी। अगले ही पल सरदार जगदम्बा ने भीतर प्रवेश किया। वो नहाया धोया लग रहा था। कमर पर शानदार कपड़ा लपेट रखा था। गले में कई तरह की मालाएं नजर आ रही थीं। बाल पीछे की तरफ संवार रखे थे और उनमें तेल जैसी कोई चीज़ लगी थी। उसे देखते ही तारा अपने चेहरे पर मादकता भरी मुस्कान ले आई। ओ डियर जगदम्बा, मेरे प्यारे। तारा तुरंत आगे बढ़ी और जगदम्बा के सीने से लग गई। तुम में तो कोई जादू है। रात तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया था। जगदम्बा स्वयं भी रात के मज़े में अभी तक तैर रहा था। उसकी सोचों में रह रहकर रात का नज़ारा आ रहा था कि तारा ने उसे पागल कर दिया था। जगदम्बा ने फौरन उसे बाहों में समेट लिया। आह! तारा के होंठों से सिसकारी निकली। मुझे मार कर ही दम लोगे? मैंने तुमसे शादी करके बहुत अच्छा किया। जगदम्बा की आवाज़ में तारा का नशा सवार होने लगा। मुझे शादी की पहली रात कभी नहीं भूलेगी जगदम्बा। तारा सीने से लगी कह उठी। हमारी हर रात पहली रात होगी। ओ माय डियर जगदम्बा, तुम कितने अच्छी हो। जगदम्बा के चेहरे से लग रहा था कि तारा उसके सिर चढ़कर बोल रही है। याद है? मैडम तारा बोली। क्या? तुमने आज मुझे अपना खजाना दिखाने का वादा किया था। वादा ना किया होता तो अभी दिखा देता। तुम्हारे लिए कहीं भी मनाही नहीं है। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो तुमसे ब्याह किया। तारा ने गहरी सांस ली। कब चलना है खजाने की तरफ? तुम तैयार हो जाओ तो चलते हैं। कितनी दूर है खजाना? पास ही। तारा जगदम्बा से अलग हुई। बैट्टी के लिए तो कह दो। बैट्टी? जगदम्बा ने सवालिया ढंग से पूछा। चाय कहवा? ओह! जगदम्बा मुस्कुराया। शहर में अधिकतर लोग सुबह उठते ही चाय कहवा पीना पसंद करते हैं। अब तुम भी शहरी आदतें डाल लो। मैं तुम्हें बहुत जल्द शहर ले जाऊंगी, तारा मुस्कुराकर बोली। याद है, वहाँ से मैंने ब्याह कर शहरी युवतियाँ भी लानी हैं। क्यों नहीं, मैं बहुत सी युवतियों के साथ तुम्हारा ब्याह करा दूंगी। तुम उन्हें यहाँ ले आना। सरदार जगदम्बा ने पुनः उसे बाहों में खींच लिया। छोड़ो भी, तैयार होना है मुझे। पानी कहाँ है नहाने के लिए? उधर नदी है, किसी को तुम्हारे साथ कर देता हूँ। कहवा पीकर नहाने चली जाना। ताराचंद। भोर के उजाले के साथ ही ताराचंद सरदार जगदम्बा के कबीले के गिर्द चक्कर लगाता वहाँ के माहौल को जानने की चेष्टा कर रहा था। काफ़ी बड़ा कबीला था। कबीले वालों ने जंगल में दूर तक अपनी घेराबंदी कर रखी थी। ताराचंद इस बात का ध्यान रख रहा था कि कोई उसे ना देख पाए। अब दिन के 10 बज रहे थे। थकान सी महसूस करता वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा था। जब से उसे पता चला था कि तारा उसकी दौलत पाने के लिए बुंदेला के साथ मिलकर बरसों से उसके साथ खेल खेल रही थी, तब से ही तारा के लिए वो गुस्से से उबल रहा था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के बादशाह को तारा कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना गई। उसकी भी तो गलती थी। तारा पर वो अंत तक आंखें मूंदे भरोसा करता रहा।
यह भरोसे का ही अंजाम था कि तारा ने तबीयत से उसके साथ दगाबाजी की, पीठ पीछे रहकर खूब ठोका उसे। यह बात उसे बहुत बाद में पता चली। तब तारा उसके हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन मन ही मन वो पक्का था कि तारा को उसकी दगाबाजी की सज़ा देकर रहेगा। ताराचंद ये भी जान चुका था कि वैन में रखी दौलत को सरदार जगदम्बा ले गया है और उस दौलत को उसने पहले से ही कहीं रखे अपने खजाने में रख दिया है। यह जानने के बाद ताराचंद समझ गया था कि तारा ने जगदम्बा से ब्याह क्यों किया। तारा का इरादा अवश्य जगदम्बा की दौलत पर हाथ मारने का रहा होगा। वो कमीनी बिना मतलब के जगदम्बा से ब्याह करने से रही। ताराचंद को दौलत की फिक्र नहीं थी। वो जानता था कि देवराज चौहान उसी दौलत के लिए यहाँ मौजूद है, शायद वो हासिल कर ले, जबकि वो तो तारा को तलाश करके उसे उसके किए की सज़ा देना चाहता था, दगाबाजी का इनाम देना चाहता था। परंतु ज्यों ज्यों वो जगदम्बा के कबीले के हालात जान रहा था, त्यों त्यों लग रहा था कि तारा तक पहुँच पाना आसान नहीं होगा। लेकिन पक्का था ताराचंद भी। मुंबई अंडरवर्ल्ड का खतरनाक सरगना था वो। ये बात जुदा थी कि आज उसके पीछे बुरी तरह पुलिस पड़ चुकी थी। उसके अपने ही साथी उसकी जान के दुश्मन बने पड़े थे। बहरहाल वो तय कर चुका था कि तारा को हर हाल में उसके अंजाम तक पहुंचा के ही रहेगा। पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठे ताराचंद ने आंखें बंद कर ली। चंद पल ही बीते होंगे कि ताराचंद की आंखें खुल गईं। वो एकाएक सतर्क नजर आने लगा। उसके कानों में आहट पड़ी थी। कोई सावधानी से पास ही से गुजर रहा था। ताराचंद के हाथ में रिवॉल्वर नजर आने लगी। नजरें हर तरफ घूमी। पेड़ों के तने और झाड़ियाँ ही दिखीं। दोबारा कोई आहट न उभरी, लेकिन कोई था। ताराचंद धोखा नहीं खा सकता था। उसने चलने की आहट सुनी थी। वो रिवॉल्वर थामे खड़ा हो गया। फुर्तीली निगाह हर तरफ फिर रही थी। चंद पलों बाद ही उसकी निगाह उस व्यक्ति पर जा ठहरी जो उससे 20-25 कदम दूर जंगल में पेड़ों के तनों और झाड़ियों में से आगे बढ़ता कबीले की तरफ जा रहा था, और रह रहकर वो रुककर सावधानी से इधर उधर देखने लगता था। ताराचंद के दांत भिज गए। उस व्यक्ति को ताराचंद स्पष्ट न देख पाया था, परंतु ये बात तो स्पष्ट थी कि वो आदिवासी नहीं है, बाहरी व्यक्ति है। ताराचंद रिवॉल्वर थामे सावधानी से बेआवाज़ उस तरफ बढ़ा। कुछ आगे गया होगा कि एकाएक ताराचंद के मस्तिष्क में धमाके हुए। वो चौंका, फिर उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। उस व्यक्ति को उसने पहचान लिया था। वो बुंदेला था, उसका मामूली सा प्यादा, उसकी बीवी का आशिक, उसकी बर्बादी की वजह। ये सारी बात उसे तब पता चली जब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। ताराचंद के जबड़े भिज चुके थे। उसने रिवॉल्वर जेब में डाली और बुंदेला की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि बुंदेला के लिए वो खुद ही तोप है। उसके लिए हाथ में रिवॉल्वर पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ताराचंद बुंदेला के पास पहुंचा। बुंदेला ने उसे देखा तो बुत की तरह जड़ होकर रह गया। कम से कम यहाँ पर उसने ताराचंद के सामने आ जाने के बारे में नहीं सोचा था। उसे ख्याल भी नहीं आ सकता था कि ताराचंद मजीरा में भी आ सकता है। फटी फटी आंखों से बुंदेला ताराचंद को देखता रहा। ताराचंद वो था जिसे जानने वाले उसे करीब पाते थे तो उनकी आधी जान वहीं निकल जाती थी, जबकि बुंदेला ने तो उससे दिल खोलकर ढेर सारी दगाबाजी की थी। तबीयत से उसकी पीठ में उंगलियां घुमा घुमा कर छेद किए थे, और ताराचंद धोखे में पड़ा उसे सगा समझता रहा। ताराचंद पास पहुंचा। बुंदेला की आंखें फटी पड़ी थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। ताराचंद मुस्कुराया, उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने को संभाल, ताराचंद मीठे स्वर में बोला। क्या हो गया तुझे? बुंदेला का शरीर कांपा, रुका, खून शरीर में पुनः दौड़ा। तेरे को यहाँ देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, ताराचंद प्यार से बोला। बुंदेला की हिम्मत तो जैसे सांसें लेने की भी नहीं हो रही थी। तारा किधर है? प्यार से भरा था ताराचंद का स्वर। बुंदेला के सूखे होंठ हिलकर रह गए। बता किधर है तारा, एक ही बार में बता, बार बार क्यों पूछना पड़ता है मुझे? उधर आदिवासी कबीले में। बुंदेला के होंठों से खरखराता स्वर निकला। क्या कर रही है वहाँ? शादी शादी कर ली उसने, फक आवाज़ निकली उसके होंठों से। शादी कर ली? ताराचंद मुस्कुराया। किससे? कबीले के सरदार से। मैंने भी सुना है ये, तू भी यही बोला, इसका मतलब ठीक सुना मैंने। बुंदेला तो बुत की तरह लग रहा था। उसके कंधे पर हाथ रखे ताराचंद उसे लिए धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। हैरानी की बात है, मुझे छोड़कर तारा ने तेरा हाथ पकड़ा और ब्याह उस आदिवासी जगदम्बा से कर लिया। बहुत कुछ हुआ जिसका मुझे बहुत बाद में पता लगा। ताराचंद की आवाज़ में नरमी भरी हुई थी। तेरे को याद है, तेरी औकात पिल्ले से ज़्यादा न थी, लेकिन तेरे को मैंने कुत्ता बनाकर अपने नाम का पट्टा तेरे गले में डालकर तुझे अपने पाँव चाटने की इजाज़त दे दी। मुंबई अंडरवर्ल्ड में सब जानने लगे कि तू ताराचंद का पट्टे वाला कुत्ता है। तेरी इज्जत बन गई थी ना? हाँ हाँ, मैंने तेरे को अपने पाँव चाटने की इजाज़त दी और तू मेरी बीवी से इश्क लड़ा बैठा। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो किसने किया? तारा ने सब किया। बुंदेला ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? तेरी आवाज़ सुने वैसे भी बहुत देर हो गई। मैंने कुछ नहीं किया। तूने नहीं किया तो किसने किया? प्यार भरा था ताराचंद का स्वर। तारा ने किया। अकेले ही किया उसने? तूने करने में उसका साथ नहीं दिया क्या?
वो तारा ने मुझे मजबूर कर। औरतें होती ही ऐसी हैं, मजबूर कर देती हैं आदमी को कि वो उससे मोहब्बत करना शुरू कर दे। उसके कंधे पर हाथ रखे ताराचंद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कैसे मजबूर किया तारा ने? बुंदेला चुप। बता ना, ये सब बातें करके सुन के मुझे अच्छा लगेगा। बोल बोल। फिर हिलाया ताराचंद ने और बुंदेला के पीले चेहरे को देखा। पहले ये बता, तारा से तेरा टाका कब भिड़ा? बुंदेला ने आतंक भरी नजरों से ताराचंद को देखा। ताराचंद मीठे भाव में मुस्कुराया। तू डर रहा है मुझसे? हाँ, मुझे माफ़ कर। तेरे को माफ़ करके क्या होगा? असली गलती तो तारा की है। अपना ही सिक्का खोटा है। मैंने क्या नहीं दिया उसे? मान दिया, शौहरत दी, इज्जत दी, पैसा दिया, रुतबा दिया, अपना नाम दिया। वरना वो थी क्या? कुछ भी नहीं। जेबें काटा करती थी और पुलिस वालों से गर्दन से पकड़कर थाने ले जाते थे। वो तो जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो उसकी खूबसूरती ने मेरा मन खराब कर दिया। शादी कर ली उससे, सड़कों से उठाकर अपने सिर पर बैठा लिया और उसका हमेशा ही पूरा भरोसा किया। ऐसे में वो तेरी गोद में जा बैठी तो इसमें तेरा मेरा कसूर नहीं है। अपना सिक्का ही खोटा है। ताराचंद ने उसके कंधे से हाथ हटाया और ठिठक कर सिगरेट सुलगाई। बुंदेला को अपनी टांगें कांपती लग रही थी। अपनी मौत को जैसे वो अपनी ही आंखों के सामने नाचता महसूस कर रहा था। बात यहीं तक होती तो कसम से मैं परवाह नहीं करता बुंदेला। एक बार को तो भूला भी जा सकता है, लेकिन जब दो बार होते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। मेरी पीठ पीछे वो तेरी गोद में बैठ गई, ये बात मैं सहन भी कर लेता, लेकिन वो तो मेरी दौलत को समेटकर भागने का इरादा किए बैठी थी। बुंदेला को अपना अंत नज़र आ रहा था। जवाब तो दे, कुछ तो क्या बुंदेला? मैंने कुछ नहीं किया, सब तारा ने। मालूम है, मालूम है। पहले ही बोल चुका हूँ कि सिक्का जब अपना खोटा हो तो दूसरों को क्या कहूँ। तेरे से नाराज़गी नहीं है मुझे, कसम से। तेरे लिए मेरा मन साफ है। ताराचंद के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। मैं जानता हूँ कि तू सोच रहा है कि मैं तेरे को मार दूंगा। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तू जैसे पहले था वैसे ही अब है मेरे लिए। मर्दों के बीच में जब भी औरत आती है सब कुछ खराब कर देती है। तारा अगर बीच में ना आती तो क्या तू मेरे से गड़बड़ करने की सोचता? कभी भी नहीं। तारा की गलती है। बुंदेला अविश्वास भरी नज़रों से ताराचंद को देखने लगा। ताराचंद कष्ट लेकर बोला, उधर बैठते हैं, वहाँ छाया है। कहने के साथ ही ताराचंद आगे बढ़ा और छाया में जा बैठा। डर में लिपटा हुआ बुंदेला चंद कदम आगे बढ़ा और उससे कुछ हटकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकती स्पष्ट नजर आ रही थी। तूने बताया नहीं? ताराचंद ने शांत निगाहों से उसे देखा। क्या? बुंदेला के सूखे गले से खरखराता स्वर निकला। कैसे मजबूर किया तारा ने तुझे? कब से ये सब चल रहा था? वो 5 साल हो गए। उफ, 5 साल हो गए और मुझे हवा तक नहीं लगी। ये सब मेरे उस विश्वास का नतीजा था जो मैं तारा पकड़ता था। ताराचंद गहरी सांस लेकर बोला। 5 साल से ये खेल चल रहा था। बुंदेला ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। ताराचंद के होठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। वो बोला, तारा दम वाली औरत है, पूरा साथ देती है ना? वैसे भी ऐसी औरतें आशिकों को कुछ ज़्यादा ही खुश रखती हैं। ताराचंद को सामने मौजूद पाकर बुंदेला की जान सूख रही थी। क्या कहती थी तारा तुझे? बुंदेला ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बहुत बुला रहा है तू मुझे। एक ही बार में जवाब क्यों नहीं देता? वो कहती थी ताराचंद मारता है, तंग करता है। और दम नहीं रहा ताराचंद में। और मुस्कुराया ताराचंद। बूढ़ा हो गया, उसकी अकल मारी गई है। बस रहने दे और मत बता, मन खराब होगा। ताराचंद के होठों पर मुस्कान थी। मुझे सच में हैरानी हो रही है कि 5 सालों से ये सब चलता रहा, मुझे खबर भी नहीं हुई। बहुत सावधानियां बरती होंगी। बुंदेला चुप। तारा तेरे को मेरी खबरें दिया करती थी। मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने ये कहा ही नहीं कि तेरा कसूर है। तुझसे कुछ पूछा है? तारा तेरे को मेरी खबरें देती थी? हाँ। क्या? यही कि तुम क्या करने चाह रहे थे, किससे मिलना है तुमने, कहाँ जाओगे, बीच की हर बात। फिर तारा कहती थी कि खबरें बाहर निकाल दिया करूं, तुम्हारे दुश्मनों पुलिस तक पहुंचा दिया करूं। वो चाहती थी कि तुम ना रहो और वो सारी दौलत की मालकिन बन जाए। और तुमने वही किया जो वो चाहती थी। मैंने मना किया था। शुरू शुरू में तो उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो ताराचंद से कह देगी कि मैं उसके साथ कई बार ज़बरदस्ती कर चुका हूँ। बुंदेला का चेहरा फक्क था। पुराना हथियार है और तो कहा, मुस्कुराया ताराचंद। उसने तुम्हें मेरी जड़ों में तेल डालने को कहा और तुम तेल डालते रहे, मेरी जड़ों को काटते रहे। ना तो तेरे को कभी मेरा डर लगा, न तारा को। मुझे डर लगता था तुम्हारा। डर लगता था? मुस्कुरा पड़ा ताराचंद। खुशी की बात है कि तुम्हें डर लगता था। फिर क्या हुआ? फिर पुलिस के पास खबर तुमने ही पहुंचाई कि उस दिन मैं वहां पहुंचने वाला हूं। तभी तो पुलिस का घेरा पहले से ही वहां पर था। तारा को तो पता ही था कि मैंने वहां जाना है। बुंदेला चुप रहा। जवाब नहीं देगा? तारा ने मुझसे कहा था कि गुप्त तौर पर पुलिस को तुम्हारे वहां पहुंचने की खबर दे दूं, और तूने खबर दे दी। बुंदेला के चेहरे पर मौत भरी छाप चमकी। तेरे को मालूम है उस दिन मुझे घेर का पुलिस मुझे ख़त्म कर देना चाहती थी। बहुत गोलियां चलाई मुझ पर, लगी भी।
लेकिन मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं वहाँ से निकलने में सफल हो गया। लेकिन तब भी तो मुझे अकल नहीं आई कि मेरा अपना ही खास कोई मेरे से गद्दारी कर रहा है, और मैं घायल हुआ, फिर अपने ठिकाने पर तारा के पास आ पहुंचा। बुंदेला की निगाह ताराचंद पर थी। फिर तुम दोनों में क्या बात हुई जब मैं घायल पड़ा था? मेरा इलाज चल रहा था। बुंदेला के होंठ भिज गए। बोल। तारा का मन तुमसे भर चुका था। 5 साल तू उसे दुलारता रहा तो मन भरेगा ही। ताराचंद मुस्कुराया। मेरे से पीछा छुड़ाना चाहती थी तारा। बुंदेला ने सहमति से सिर हिलाया। आगे क्या? तारा ने कहा कि तुम घायल हो, तुम्हें आसानी से ख़त्म कर सकती है, जहर देकर, गोली मारकर, चाकू से तुम्हारी सांस की नली काटकर। वो साथ ही साथ तुम्हारी दौलत भी पा लेना चाहती थी। ऐसे में अगर तुम्हें मार देती तो तुम्हारी दौलत नहीं पा सकती थी। आधी अधूरी दौलत ही उसके हाथ आती। इसलिए उसने मुझे मारने का इरादा छोड़ दिया। हाँ, सच बात तो ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मारा जाए। मैंने मना कर दिया था। धन्यवाद। ताराचंद हंसा। तुमने मेरी जान बचा ली। बुंदेला बेचैनी से अपने दोनों हाथ रगड़ने लगा। मेरी बीवी को मेरे से लूट लिया, लेकिन मेरी जान की चिंता रही तुझे। मेरा पट्टा जो बंधा हुआ था गले में, उस पट्टे का नमक अदा किया तूने, मेरी मौत से इनकार करके। अच्छा किया। आगे बोल। तुम अपने को खतरे में महसूस कर रहे थे। तारा मुझे बताती थी सब कुछ। तुम्हारे आदमी भी तुम्हारे खिलाफ होते जा रहे थे। पुलिस का जोर भी तुम पर बढ़ चुका था। तुम जानते थे कि अंडरवर्ल्ड में तुम्हारा जादू कम होता जा रहा है। ऐसे में तुमने फैसला ले लिया कि अपनी दौलत समेटकर कहीं दूर जाकर बस जाने का। तुम्हारे इस फैसले से तारा को नई जिंदगी मिली। वो यही चाहती थी कि छिपा रखी दौलत तुम बाहर निकालो, और यही कर रहे थे तुम। मेरे इस फैसले में तारा का भी बहुत बड़ा हाथ था। उसने बार बार ये कहकर मेरा दिमाग बदला कि बाहर पुलिस कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रही है, और मेरे अपने ही पट्टे वाले कुत्ते मेरी जान ले लेना चाहते हैं। तब मैं घायल पड़ा था। मेरी सोचें कमज़ोर हो चुकी थी, और मुझे उस वक्त यही लगा कि अपनी दौलत समेटकर मुझे कहीं छिप जाना चाहिए। आगे क्या? तारा ने मुझे बता दिया कि तुम उसे बता रहे हो कि दौलत कहाँ कहाँ पड़ी है, और वो दौलत को निकाल कर एक जगह इकट्ठी करेगी। इसके साथ ही तुमने देवराज चौहान को तलाशने को कहा, ताकि देवराज चौहान द्वारा तुम उस सारी दौलत को चुपके से महाबलेश्वर पहुंचा सको। तारा ने मुझे ये काम सौंपा कि मैं देवराज चौहान को तलाश करूं, और उधर वो तुम्हारी बताई जगहों से दौलत ला लाकर एक जगह इकट्ठी करती रही। प्लान क्या था तुम दोनों का? उस प्लान में मैं शामिल नहीं था। बुंदेला घबराए स्वर में जल्दी से बोला। सब कुछ तारा का बुना हुआ था। प्लान बता। तारा तुम्हारी सारी दौलत हथिया कर खिसक जाना चाहती थी, बुंदेला ने जल्दी से कहा। लेकिन साथ ही वो ये भी चाहती थी कि तुम उस पर शक न कर सको कि तुम्हारी दौलत वो ले गई है। डर क्यों रही थी मुझसे? उसका कहना था कि वो आराम से सारी दौलत का मज़ा लेना चाहती है। अगर तुम उसे तलाश करते रहे तो वो डर कर छिपी रहेगी, चैन से कभी भी ना रह पाएगी। इसलिए उसकी पहली कोशिश ये थी कि तुम उस पर किसी तरह का शक ना करो, वरना दौलत तो वो कब की ले भागती, बुंदेला ने कहा। ताराचंद ने सिर हिलाया, फिर बोला। प्लान क्या था तारा का? उसने सोच रखा था कि जब देवराज चौहान तुम्हारी दौलत को मुंबई से महाबलेश्वर शिफ्ट करेगा तो वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, जबकि मैं कुछ लोगों को लेकर देवराज चौहान को ख़त्म करके सारी दौलत कब्जा लूँगा, और बाद में वो तुमसे झगड़ कर, तुमसे अलग होकर मेरे पास दौलत के पास आ जाएगी। बहुत घटिया प्लान था। ताराचंद ने मुंह बनाया। तुम दोनों ने कैसे सोच लिया कि इस चालाकी का मुझे पता नहीं चल पाएगा? ऐसा होने पर तो आसानी से समझा जा सकता था कि ये मेरा नहीं, तारा का प्लान था। वही सब कर रही थी। तू क्या कर रहा था? शांत स्वर में ताराचंद ने पूछा। वो जो कहती थी वही करता जा रहा था, पागलों की तरह। बुंदेला चुप रहा। तारा का नशा सवार था तेरे पे। ताराचंद मुस्कुराया। वो चुप? क्या पहले कभी औरत नहीं देखी थी तूने, या उस पर कुछ नया लगा था? चुप रहा बुंदेला। आगे बोल। तारा सारा काम प्लान के हिसाब से कर रही थी। तुम्हारे द्वारा बताई जगहों से जब तक उसने दौलत इकट्ठी की, तब तक मैंने देवराज चौहान की खबर पा ली थी कि वो किधर मिलेगा। देवराज चौहान को ढूंढ लिया तूने। बड़ा काम कर डाला। 10 लाख रुपए खर्चे थे। कहाँ से आए 10 लाख? तारा ने दिए थे। मेरे माल पर तगड़ी ऐश कर रहे थे तुम दोनों। ताराचंद हौले से हंस पड़ा। बुंदेला ने मुंह फेर लिया। आगे क्या? चुप क्यों कर जाता है बार बार? लेकिन मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि देवराज चौहान के लाए बंदे अयूब खान ने उस दौलत पर हाथ मार दिया, बोला ताराचंद। हाँ, उस स्थिति में मैं अयूब खान के पीछे लग गया। वो अपने दोस्त जमीर सिंह के साथ था, और वहाँ के हालातों की सारी खबर मैं तारा को भी दे रहा था। ज़रूर दे रहा होगा, ताराचंद ने सपाट स्वर में कहा। उसे वो वक्त याद आ गया जब तारा उससे पल्ला झाड़कर महाबलेश्वर के बंगले से निकली थी, कि उस वक्त उसे फ़ोन पर बातें करते देखा था। मैं उनके पीछे पीछे मजीरा आ गया, और अगले दिन तारा यहाँ आ गई। हमने दौलत पा ली थी, परंतु अचानक वहाँ सरदार जगदम्बा के हाथ में पड़ गई। बाद में सुनने को मिला कि उसने तारा से शादी कर ली, और वो दौलत जगदम्बा ने अपने खजाने में रख ली है। ताराचंद के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। मज़ा आ गया होगा ये खबर सुनकर। मेरा हाथ छोड़कर उस औरत ने तेरी बाँह पकड़ ली और सरदार जगदम्बा की गोद में जा बैठी। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास सरगना।
जो कि आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बुंदेला ने मुंह फेर लिया। मेरे सामने तारा का नाम तो इस तरह ले रहा है जैसे वो तेरी बीवी हो। मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये बात नहीं, बुंदेला बोला, मैं हालातों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। क्या परेशानी है तेरे को? तुमने मुझे ढूंढ लिया, सब कुछ जान चुके हो तुम। मैंने जो किया उस पर मुझे शर्म आ रही है। उधर सारी दौलत सरदार जगदम्बा ले गया है। तारा ने उसके साथ शादी कर ली। बर्बाद कर दिया तारा ने मुझे। वो औरत सबको बर्बाद करेगी। मुझे किया, तुझे किया, अब सरदार जगदम्बा को करेगी। ताराचंद बुंदेला को देखकर सपाट सर में क्या उठा। लेकिन तू अपनी करतूतों की वजह से बर्बाद हुआ है। बुंदेला ने ताराचंद को देखा। देखता क्या है? ताराचंद मुस्कुराया। दूसरी औरत को या दूसरे की औरत को देखना, दूसरे की दौलत को देखना बर्बादी की मुख्य वजह होती है। तूने दोनों काम ही गलत किए। एक बात तो बता, तूने मेरी औरत पर हाथ डाला तो क्या तब ये नहीं सोचा कि जब मुझे ये बात पता चलेगी तो मैं तेरा क्या हाल करूँगा? बुंदेला भला जवाब में क्या कहता? तू क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। तब तेरे को यह बात सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि तब तेरे सिर पर मेरी बीवी की जवानी के नशे का भूत सवार था। तब तो तुझे लग रहा होगा कि ताराचंद की बीवी पर हाथ डालकर तूने मैदान मार लिया है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, बुंदेला सिर झुकाकर बोला। तुझे माफ़ कर देने से या ना कर देने से हालात सीधे नहीं होंगे। यहाँ पर क्या कर रहा था तू? बुंदेला ने सिर उठाकर ताराचंद को देखा। सच कहूँ, क्या अब भी झूठ बोलेगा? ताराचंद ने उसे घूरा। मैं ये सोचकर सरदार जगदम्बा की बस्ती की तरफ आया हूँ कि शायद तारा से मुलाकात हो जाए। बुंदेला धीमे स्वर में क्या उठा। शायद तारा मेरा इंतज़ार कर रही हो। तेरा इंतज़ार? ताराचंद का सर कड़वा हो गया। शायद। बुंदेला ने गहरी सांस ली। वो दौलत समेटा वो दौलत समेटे मेरा इंतज़ार कर रही हो? उसे वहाँ से निकलने के लिए किसी बाहरी सहायता की ज़रूरत हो, और तू क्या सोचता है कि वो औरत किसी का इंतज़ार करेगी? जहरीले स्वर में क्या उठा ताराचंद। वो बेईमान औरत सिर्फ दौलत का ही इंतज़ार करेगी, इंसान का नहीं। अगर वो इंतज़ार करने के लायक होती तो मेरे से कभी भी दगा ना करती। सब कुछ हासिल था उसे। बुंदेला ने मुंह फेर लिया। ताराचंद उठा। बुंदेला ने उसे देखा। चल, यहाँ बैठ कर वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं भी तेरी तरह ही यहाँ भटक रहा हूँ कि शायद कोई काम की बात या काम का रास्ता मिल जाए। बुंदेला भी उठा। दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगे। इस वक्त वे कबीले के आसपास ही थे। तुम दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। बुंदेला गहरी सांस लेकर रह गया। बहुत बड़ी गलती हो गई। तू तो अभी भी इसी फेर में यहाँ घूम रहा है कि तारा कहीं दौलत के साथ तेरा इंतज़ार कर रही हो। ताराचंद मुस्कुराया। अंधेरे में जुगनू की रोशनी भी बहुत सहारा देती है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, कोई भविष्य नहीं। लेकिन तुम भी तो यहाँ दौलत पाने के लिए नहीं। दौलत को वापस लेने की जिम्मेवारी देवराज चौहान ने ले रखी है। देवराज चौहान ने? देवराज चौहान आसानी से भूलता नहीं कि कोई उसके हाथों से दौलत ले भागा है। ताराचंद ने शांत स्वर में कहा। वो इस वक्त मजीरा में ही और दौलत वापस पाने के फेर में है। बुंदेला उसे देखता रहा, कहा कुछ नहीं। कई पल खामोशी से ही वे आगे बढ़ते रहे। तुम यहाँ पैसों के लिए नहीं तो फिर किस वास्ते इधर हो? तारा को उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए। ताराचंद की आवाज़ में ऐसे भाव थे कि बुंदेला कांप उठा मन ही मन। ताराचंद की पीठ में छुरा घोंप कर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। बुंदेला ने बेचैनी से उसे देखा, फिर सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला। धोखा तो तुझे मैंने भी दिया है। ताराचंद के होठ भिज गए, कहा कुछ नहीं। वे आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में 30-40 फीट की बहती नदी सामने आ गई, जो कि मंद मंद बह रही थी। वे नदी के किनारे जाकर ठिठके। उस छोटी सी नदी को पार करना मामूली बात थी। अभी वे इस बारे में कोई बात करते कि उनके कानों में बेहद मध्यम से कुछ स्वर फूटे। ताराचंद के माथे पर बल पड़े। उधर कोई है। ताराचंद ने उधर देखा। बुंदेला ने सिर हिलाया। ताराचंद उधर बढ़ा तो बुंदेला पीछे चल पड़ा। नदी के किनारे किनारे वे आगे बढ़े थे। वहाँ पेड़ों की कतारें जा रही थीं आगे की तरफ। 20 कदम आगे गए होंगे कि वे ठिठक गए। आदिवासी कबीले की वो 4 युवतियाँ थीं। 2 की कमर पर हथियारों जैसी कोई चीज़ बंधी थी और वे किनारे पर खड़ी थीं। 2 नदी में नहा रही थीं। ताराचंद कुछ पलों के लिए सांस लेना भूल गया था, क्योंकि नहाने वाली 2 में से एक तारा थी। तारा और उसके साथ की युवती ने नहाते समय कुछ भी नहीं पहन रखा था। बुंदेला ने भी तारा को पहचाना तो ठगा सा रह गया था वो। ताराचंद ने बुंदेला को पेड़ के पीछे खींच लिया। दोनों की नज़रें मिली। ताराचंद के चेहरे पर भैंसी भाव नजर आने लगे थे, जबकि बुंदेला कभी दूर नदी में नहाती तारा को देखता तो कभी ताराचंद को। वो तारा? हाँ तारा, कड़वे स्वर में बोला। तेरी महबूबा। बुंदेला सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। तू सोच रहा है कि तेरा इंतज़ार कर रहे है। शायद उसका आशिक आए और सरदार जगदम्बा के फंदे से उसे आज़ाद करा कर ले जाए। कड़वा ही रहा सर ताराचंद का। बुंदेला ताराचंद को देखता रहा। आगे बढ़कर अपनी महबूबा को गले से नहीं लगाएगा? बुंदेला के चेहरे पर बेचैनी की लहरें उछली। ताराचंद ने नज़र उठाकर दूर नदी में नहाती तारा को देखा। उसे आसानी से ख़त्म कर सकते हो ताराचंद, बुंदेला बोला। ताराचंद के हाथों से उसका शिकार कभी दूर नहीं रह सकता बुंदेला। तुम तो मेरे पट्टे वाले कुत्ते हो।
आसानी से इस बात को महसूस कर सकते हो कि मेरा कहना कितना सही है। ये जुदा बात है कि पट्टे वाला कुत्ते ही बगल में बैठकर दगाबाजी करे और मुझे पता ना चले, ताराचंद ने सख्त स्वर में कहा। बुंदेला का दिल डर से धड़क उठा। कुछ पलों की खामोशी के बाद ताराचंद ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। बुंदेला ताराचंद को देख रहा था। तू अपनी महबूबा से मिलना चाहता था जामिल, ताराचंद बोला। उसे मत बताना कि मैं इधर हूँ। ये रिवॉल्वर मेरी तरफ रहेगी, तेरी तरफ रहेगी, समझा गया? तो अपने तौर पर उसे मिलेगा। जा। क्या कहूँ तो तारा से? वही जो तू उससे कहना चाहता था, शब्दों को चबाकर ताराचंद बोला। मैं तेरे मुंह से ये खबर पाना चाहता हूँ कि सरदार जगदम्बा के साथ रहकर तारा ने कितनी तरक्की कर ली है। बुंदेला ने व्याकुलता से ताराचंद को देखा। वो गले लगने को कहे तो लग जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बुंदेला उसे देखता रहा। क्या देखता है? तुम उसे गोली क्यों नहीं मार देते? बुंदेला क्या उठा। वो मेरा काम है कि मैंने कब क्या करना है। ताराचंद ने कठोर नज़रों से उसे देखा। तेरे को जो कहा है वो कर। बुंदेला ने फौरन सिर हिला दिया। तू मेरी रिवॉल्वर के निशाने पर रहेगा। जब भी मुझे महसूस हुआ कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, वो जल्दी से बोला। समझदारी तो इसी में है, जा। बुंदेला ने अपने आप में हिम्मत इकट्ठी की, उस तरफ देखा, फिर ताराचंद पर नज़र मारते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। ताराचंद हाथ में रिवॉल्वर थामे क्रूर नज़रों से बुंदेला को जाते देखता रहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मास्टर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।